मुझे ना एक चीज आरसीबी के बारे में पिछले 16 सीजन्स के बाद भी समझ नहीं आई। एक टीम जब ऑक्शन टेबल पे जाती है तो हर बार अपने बॉलिंग लाइनअप को लेके ऐसे ब्लंडर्स कैसे करके आ जाती है। T20 में ऑफ लेट तो ऐसे दिग्गज बॉलर्स जो रहे हैं वो हेजलवुड और हसरंगा ही रहे हैं। हेजलवुड तो बीच में T20 में आई थिंक रैंक 1 भी रहे हैं बॉलर, एंड आपने दोनों को जाने दिया। कोहली तो 10 on 10 फॉर श्योर। फैफ को लेके पहले 3-4 मैचेस के बाद थोड़ा समझ आएगा, बिकॉज बट अभी के लिए आई एम बिट डाइसी। एज इज नॉट ऑन हिज साइड। रीसेंट सीरीज अच्छी नहीं गई है। कैप्टनसी प्रेशर भी काफी होगा इस साल, तो बहुत है वो। इस साल काफी प्री सीजन डिस्कशन है कि आरसीबी के लिए अब मौका, टाइम आ गया, अब तो जीत के दिखाओ। उसके बाद आपने विकेट कीपर जो है वो आपने साहा की जगह आपने रखा है रॉबिन मिंस। बताओगे थोड़ा सा इसके बारे में? ये इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल प्लेयर है एंड कम्स फ्रॉम झारखंड, ट्रेन्ड बाय धोनीज कोच। ओके, तो धोनी के जो कोच रहे हैं ओरिजिनल, उन्होंने इसे ट्रेन किया। 21 साल का लड़का है और सब कहते हैं कि धोनी की तरह ही मारता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। हमारा लास्ट पॉडकास्ट आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है जो हमें वाया व्यूज़, वाया कमेंट्स, तो वी आर रियली रियली थैंकफुल। कुछ कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी तो पॉजिटिव आते हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, एंड दैट इज़ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बात काटता हूँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं दीपक गोयल जी की। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं भी क्रिकेट के लिए, जस्ट लाइक यू गाइज। तो हाँ, ये हो सकता है कि एक्साइटमेंट में मैं कर दूँ, बट एट द सेम टाइम मैं भी उनसे एक्सपर्ट एडवाइस सुनने के लिए बैठा हूँ। सो या आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही होगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं बात काटूँ ना, ठीक है? तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। फिर आई थिंक मैंने इसी चक्कर में मैंने बात काट दी, बट चलो मैं फिर भी बोल देता हूँ। पर हमारा फॉर्मेट तो यार स्टार्टिंग से होस्ट और को-होस्ट वाला रहा है, तो इसीलिए एक्सपर्ट वाला फंडा तो इतना था ही नहीं, बिकॉज़ यू आल्सो नो द गेम इन एंड आउट। इसीलिए मैंने इस वाले पॉडकास्ट में मजाक नहीं बनाया। यही रीज़न है कि इसमें मैं पूरी इज्जत देने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक ये है जो हमने लास्ट टाइम भी डिसाइड करा था कि नाउ वी विल, आप कह सकते हो, वी विल फोकस ऑन आईपीएल। तो आईपीएल में क्या टीम के एनालिसिस हैं, ये अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट बात चल रही है कि क्या प्लेइंग 11s रहने वाली हैं, एंड उन प्लेइंग 11s में क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारी दो टीम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वन इज़ गुजरात टाइटंस एंड सेकंड इज़ आरसीबी, जो कि सबकी फेवरेट है, ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी। तो करते हैं हम शुरू आज। तो पहले कौन सी टीम? आरसीबी पकड़ते हैं यार, मतलब आरसीबी। उम्मीद है उनसे कुछ कर जाए इस सीजन शायद। आरसीबी मतलब मेरे को ना एक वो होप देता है ज़िंदगी में कि कभी ना, अगर मैदान में हो ना तुम, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर लोगे। पर यार डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब दे नो हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड अराउंड इट। ब्रांड तो बिल्ड करा है, इसीलिए लोग चाहे वो, मतलब आरसीबी के हेटर्स भी अगर होंगे ना तो भी उसका मैच देखते हैं। हाँ, ये तो है। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसका आप मैच, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो, आरसीबी का आप जरूर पूछते हो एक बार कि दिल में ना थोड़ा सा है यार, ये भी इनका भी ड्यू है। पर मुझे ना एक चीज़ आरसीबी के बारे में पिछले 16 सीजन्स के बाद भी समझ नहीं आई, और इतनी क्लोजली देखा है, इनको फॉलो किया है, कि एक टीम जब ऑक्शन टेबल पे जाती है तो हर बार अपने बॉलिंग लाइनअप को लेके ऐसे ब्लंडर्स कैसे करके आ जाती है। मतलब पिछले सीजन में अगर हम बात करें, चलो नो डाउट हसरंगा थोड़े इंजर्ड थे, थोड़ा थोड़ा कुछ रहा था, उनका कंसर्न था, बट अगर T20 में ऑफ लेट तो ऐसे दिग्गज बॉलर्स जो रहे हैं वो हेजलवुड और हसरंगा ही रहे हैं। हेजलवुड तो बीच में T20 में आई थिंक रैंक 1 भी रहे हैं बॉलर, एंड आपने दोनों को जाने दिया। हसरंगा उसके बाद 1.5 करोड़ में ऑक्शन में उठे हैं। मतलब यू कुड हैव इजीली बॉट हिम बैक। 1.5 करोड़ में अगर तुम्हें हसरंगा जैसा बॉलर मिल रहा है तो इट्स अ स्टील। मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। Exactly. और नो डाउट कि चिन्नास्वामी में थोड़ा सा छोटी बाउंड्री के कारण स्पिनर्स ट्रिकी रहते हैं, बट इंटेलिजेंट स्पिनर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स ऑलवेज ट्रबल पीपल। एंड प्लस ही इज अ वेरी वेरी गुड विद बैट एज वेल। एग्जैक्टली, फील्डिंग में भी बहुत सही, मतलब इट्स एन ऑलराउंड पैकेज। और प्लस अच्छा करते हैं थ्रू आउट, मतलब वो, एंड प्लस इज अग्रेसिव एज वेल। मतलब
जो बेसिकली आरसीबी की एक नेचर रही है एज अ टीम, Exactly. मेरे को बहुत फिट लगते थे असरंगा। मतलब सोचो कि चहल को आपने छोड़ा पहले, हाँ। वो एक इंडियन प्लेयर जो मतलब ओजी है, इतना आगे अहेड ऑफ द कर्व है, उसको जाने देना और जाके उसने बस पर्पल कैप क्रैक कर दिया। आरआर की पूरी बॉलिंग लाइनअप की पूरी कायाकल्प कर दी 2 सीजन में पिछले। तो ये ब्लंडर था पहला। तो फिर एक और चीज़ भी हुई है, दे हैव आल्सो गॉट रिड ऑफ देयर मिस्ट्री स्लो फास्ट बॉलर, जो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। नहीं, आप भी बताओ। इंडियन टीम के लिए भी खेले हैं पीछे, पटेल साहब। पटेल, हर्षल पटेल। हाँ, तो हर्षल पटेल को भी जाने दिया इन्होंने। पर मेरे को एक बात बताओ, हर्षल पटेल ने क्या एक्चुअल में एक सीजन छोड़ दो, उसके अलावा कभी इम्पैक्ट क्रिएट करा है इतना? यार आप ये देखो, मिडिल ओवर्स में ही हैज नॉट बोल्ड बैडली। अगर देखा जाए तो वो पेन ही रहा है काफी हद तक आरसीबी का, नो डाउट। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका जाने का रीजन कहीं ना कहीं विजय कुमार है, बिकॉज जो विजय कुमार है इज ऑल्सो ऑफ द सेम स्टाइल ओनली। उनका भी स्लोअर बॉल वैसा ही डिप करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे थॉट कि मे बी दे हैव अ कवर अप फॉर दैट, सो स्टिल दे माइट नॉट मिस आउट ऑन हिम दैट मच। ठीक है, बट स्पिन तो खाली हो गया है। मतलब करण शर्मा हैज बीन देयर इन, पर मेरे को लग रहा है कि या तो ये करण शर्मा के लिए ऐसा सा सीजन हो सकता है, वैसे तो अबव एवरेज तो करते रहे हैं। पर देखो, अगर जैसा लास्ट ईयर मोहित शर्मा ने एकदम जैकपॉट मारा था और एकदम रिटर्न करा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग। बट मेरे को ये लगता है कि अमित मिश्रा मोमेंट भी हो सकता है। देखो, अमित मिश्रा तो हमेशा से ओजी रहे हैं, मतलब हमेशा से वो तो करते ही आए हैं बढ़िया। उनकी तो हैट्रिक्स पे हैट्रिक्स रही हैं इतना। वो तो मुझे लगता है कि ही इज वन अनलकी बॉलर हु कुड नेवर बी दैट कंसिस्टेंट विद द इंडियन टीम। टेस्ट में तो नहीं मैं बोलूंगा, पर वनडे T20 में वो इंडिया के लिए भी ज्यादा खेल सकते थे, और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा है, जबकि वो बहुत ब्रिलियंट बॉलर हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। एंड उनका ये लगता है कि जब भी वो बॉलिंग कराने जा रहे हैं तो ही विल टेक द विकेट, जस्ट लाइक जैसे कुलदीप की आज के टाइम पे बॉलिंग देख के लगता है किसी भी बॉल पे विकेट आ सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो साथ में स्वप्निल सिंह हैं, थोड़ी बैटिंग भी बेटर कर लेते हैं, बट स्पिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खाली। एक बार एक काम करते हैं हम, ये आपने जो नोट डाउन करी है कि प्लेइंग 11 क्या होएगी, तो ओपनर्स तो फैफ और कोहली लॉक्ड है। ठीक है। फैफ का एक बहुत बड़ा कंसर्न मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी ऐसे 20 जो हुआ है वहाँ पे इनका बहुत ही टॉरेड सीजन रहा है। मतलब आई गेस ऑलमोस्ट अराउंड 25 के आसपास ही एवरेज रही है, मतलब कुछ ज्यादा उन्होंने किया नहीं है वहाँ पे। तो एंड वो भी डिस्पाइट बीइंग होम कंट्री कंडीशंस। एग्जैक्टली। और इंटरनेशनल तो नहीं खेल रहे हैं, तो थोड़े से नो डाउट लीग क्रिकेट काफी खेल रहे हैं, बट ऑलमोस्ट 40 की एज है। हाँ, ऑन द एज साइड भी थोड़ा कंसर्न है, बट फिटनेस भी है। पिछले 3-4 सीजन्स में आईपीएल में तो दे हैव ऑलवेज बीन, ही इज एन आउटलायर, अच्छा ही किया है, तो स्टिल बिट रिस्की। कोहली तो ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बम्पर सीजन होने वाला है उनका, फ्रेश है। आपने फिर वन डाउन पे करा है पटीदार, डेफिनेटली वो, क्योंकि एक काफी बड़ा एक एक्लीज हील रहा है आरसीबी का, और पटीदार पिछला सीजन तो बिल्कुल ही नहीं खेल पाए, इंजरी के पूरे ही बाहर थे। और आफ्टर जैसे उनकी टेस्ट सीरीज गई है, तो आई थिंक ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव आल्सो। और उससे पिछले सीजन में काफ़ी अच्छे ब्रेक थ्रू प्लेयर रहे थे, और T20 में सब जगह उन्होंने अच्छा ही किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही शुड बी अ गुड फिट। एक काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा इंडियन फर्स्ट डाउन प्लेयर आरसीबी को मिला है, तो आई एम वेरी श्योर दे गोइंग टू स्टिक अराउंड विद हिम ओनली। मतलब आप ये कह रहे हो कि टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंस रही है पाटीदार की, तो अगर आप उसमें नंबर ऑफ रॉन्ग शॉट्स वर्सेस डिसमिसल्स देखेंगे, तो पाटीदार वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, अनलकीएस्ट डेब्यूटेंट्स में से भी रहे हैं। तो आई थिंक इज अ गुड इनफ प्लेयर, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ फॉर क्वाइट अ एंड मतलब बहुत पुराने प्लेयर हैं, ही इज नॉट न्यू। यस, देखो मेरे को लगा स्पिन के अगेंस्ट थोड़े अंडरकुक लगे, मैंने पहले भी बात की थी, बट वन डाउन जब तुम खेल रहे हो तो बहुत ज़्यादा, और प्लस मतलब चन्नास्वामी में तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है, बॉल इतनी भी फंसती भी नहीं है, तो आई थिंक ही विल बी गुड। सो टॉप ऑर्डर में हमारे पास हैं फैफ, कोहली एंड पाटीदार, एंड तो मैक्सवेल ही आएंगे। तो अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं, तो इफ़ यू हैव टू रेट द टॉप ऑर्डर आउट ऑफ 10, तो कितना रेट करोगे? कोहली तो 10 on 10 फॉर श्योर। फैफ को लेके पहले 3-4 मैचेस के बाद थोड़ा समझ आएगा, बिकॉज बट अभी के लिए आई एम बिट डाइसी, एज इज नॉट ऑन हिज साइड, रीसेंट सीरीज अच्छी नहीं गई है,
कैप्टनसी प्रेशर भी काफ़ी होगा इस साल, तो बहुत है वो इस साल काफ़ी प्री सीजन डिस्कशन है कि आरसीबी के लिए अब मौका टाइम आ गया, अब तो जीत के दिखाओ। आई थिंक विद एवरी ईयर, जैसे वो इंडिया के साथ हो रहा है कि 10 साल से नहीं कुछ जीते हैं, तो हर आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में इस एडेड प्रेशर के साथ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन आने वाला है। प्लस बॉलिंग बहुत थिन दिख रही है मुझे, तो आरसीबी में जो कैप्टन है उन पे प्रेशर तो इस बार बहुत होगा, तो मैं फैफ को लेके बहुत डाइसी हूँ। आई एम नॉट पुटिंग माई एग्स इनटू दैट बास्केट। 4-5 आउट ऑफ 10 6 लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं। ठीक है, पटीदार सॉलिड 8 फॉर मी। ओके। सो ऑन एवरेज यू कैन से अराउंड 7 और 8 से 8 के आसपास आ गया एवरेज आपका एवरेज है। ठीक है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में 4th नंबर पे आपने जो 2 डाउन पे रखा है वो रखा है मैक्सवेल। मैक्सवेल इज इन हिज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। सो मुझे नहीं लग मार रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि उनसे बढ़िया इस वक्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनको मिल सकता पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एंड ही आल्सो ब्रिंग्स यू दैट ऑफ स्पिन आल्सो। एग्जैक्टली, तो वर्ल्ड कप फाइनल में तो उन्होंने मतलब काफी भारतीयों का दिल भी तोड़ा है। वो मेरे ना ये जैसे बात बोली ना आपने, मेरे वो ना सीन आया दिमाग में, वो जो भागते हुए कैच लेता है ना, वो जो मेमोरी आज तक वो रजिस्टर हो गई है, जस्ट लाइक धोनीज रन आउट। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो मैक्सवेल इंट्रोडक्शन भी कोई ऐसा तीर तुक्का नहीं था कमेंस का। नहीं, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक वनडे सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, 3 मैचेस हुए थे, उसमें 3rd मैच में भी सिमिलर सा इंसिडेंट हुआ था। ओके, तो उसमें रोहित शर्मा स्कोर्ड 81 इफ आई प्रिसाइजली रिमेंबर, 56-57 बॉल्स में उन्होंने स्कोर किया था। तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने आगे बढ़ के मैक्सवेल को छक्का मारा और अगली बॉल पे वो कॉटन बॉल हो गए मैक्सवेल की बॉल पे। तो मुझे लगता है कमिंस के दिमाग में कहीं ना ये कहीं रजिस्टर्ड था कि ये होगा। और सिमिलर सा गेम था वहां पे भी, इंडिया 350 के आसपास कुछ चेज कर रहा था एंड रोहित शर्मा वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, काफी अच्छा खेल रहे थे, और देन मैक्सवेल आउट ऑफ नोवेयर टुक हिज विकेट। मुझे लगता है तो मैक्सवेल इज अ वेरी स्मार्ट कनिंग बॉलर, तो ही इज अ कंप्लीट पैकेज एट नंबर 4। उसके बाद आपने बात करी है 3 डाउन पे, यानी कि नंबर 5 पे कैमरन ग्रीन। यस, ये एक अच्छा ट्रेड किया है, बॉम्बे के साथ खेले हैं ग्रीन लास्ट ईयर, 100 भी स्कोर किया है, और अभी तो न्यूजीलैंड में क्या दिग्गज 100 मार के आ रहे हैं। एंड ही इज अ वेरी हाईली रेटेड प्लेयर। देखो थोड़ा सा मुझे उनकी बॉलिंग को लेकर अभी भी डाउट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनकी बॉलिंग के बारे में बात करता है उतना तो नहीं है, अभी दिख के नहीं आया, बट नो डाउट ऐसा भी नहीं है कि वो ग्लिम्सेस नहीं है। एशेज में ही डिड वेल एज अ बॉलर, तो इवन अभी पाकिस्तान सीरीज में भी ठीक रहा था उनका, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड 5 अगेन, ही इज अ गुड हिटर। आप चाहो तो कहीं फैफ लगा कि नहीं चल रहे हैं तो उनको एज ओपन भी करवा सकते हो आप। इन शॉर्ट अगर संजय मांजरेकर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहेंगे कि ही इज अ बिट्स एंड पीसेस बॉलर। नहीं, मैं उससे तो बेटर ही कहूंगा, बॉलर तो अच्छे हैं ही है, लॉन्ग टॉल, बट ही कैन गिव यू ऑन एवरेज 1 to 2 ओवर्स या 3 ओवर्स मैक्सिमम। 3 ओवर्स तो अच्छे दे सकते हैं, ऐसा मतलब चलेगा। तो पर सॉलिड 5 बैट्समैन, अच्छे हिटर हैं, लंबे कद के, रीच बड़ा है उनका। आई थिंक चन्नास्वामी के छोटे स्टेडियम में तो वो काफी खतरनाक होने वाले हैं, तो सॉलिड 5। इसके बाद एक जो चीज़ है आरसीबी जहाँ पे थोड़ा सा लैक करता है, इनके बाद अच्छे फिनिशर। हाँ, मैं उन्हीं पे ही आ रहा हूँ। तो उसके बाद 6th नंबर पे, यानी कि 4 डाउन पे हमारे पास लोमरोर है। लोमरोर के बारे में क्या आपको प्रभु ओपिनियन है? देसाई भी हैं वहाँ पे, वो भी पिछले साल भी कुछ मैचेस बट प्रभु देसाई को तो एज अ कीपर भी खिला सकते हैं ना? हाँ, वो भी एज अ कीपर भी, पर एज अ मतलब ये लोमरोर रोल में भी आए हैं। ठीक है, उन्होंने इवन 1 डाउन भी आई थिंक बीच में प्रभु देसाई को खिलवाया है। तो यहाँ थोड़ा है कि एक इंडियन कंटिजेंट का थोड़ा वीक है, और थोड़ा दिनेश कार्तिक को लेके भी मुझे डाउट है, क्योंकि वो भी एज अ फिनिशर रोल में पिछला सीजन का बहुत बेकार गया था, बहुत ज़्यादा बेकार। और अब तो वो रणजी भी नहीं खेल रहे हैं, तो बिल्कुल कोई लीग क्रिकेट भी कहीं नहीं खेल रहे हैं, तो एकदम से एक्सपेक्ट करना, और उन्होंने कह भी दिया कि उनका लास्ट आईपीएल सीजन है दिनेश कार्तिक ने। यस, तो ये एक थोड़ा रिस्क है कि हाउ दे विल बी एबल टू फिट हिम दैट वेल। मतलब अगर देखा जाए तो जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में अगर आप वैसे चेंजेस लाना चाहो तो कैन यू सेंड दिनेश कार्तिक अबव एंड कैमरन ग्रीन को आप नीचे रख लो? देखो दिनेश कार्तिक की ना गेम ही लास्ट 4 ओवर की है, अगर वो वहाँ फिट नहीं हो पा रहे तो वो कहीं फिट नहीं हो पा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका वो, तो बेसिकली दे हैव टू बैट ऑन हिम। यस डेफिनेटली। आरसीबी के 2-3 प्लेयर थोड़े ओवरकुक्ड लग रहे हैं, फैफ है, दिनेश कार्तिक हैं, अगर, और पटीदार का भी थोड़ा है बिकॉज ऑफ द रीसेंट फॉर्म एंड ऑल। अगर ये लोग थोड़े बैठ गए
तो ऑलरेडी बॉलिंग थिन है, तो आरसीबी का तो काफी टफ सीजन होता दिख रहा है. मतलब ऑटोमेटिक टॉप 4 चॉइस तो मुझे किसी भी एंगल से आरसीबी दिख नहीं रही है. मतलब दे रियली भी, मतलब कोहली का बिल्कुल जैकपॉट सीजन लग जाता है, मैक्सवेल एकदम मचा देते हैं, वैसा कुछ हो जाता है, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस. बट ये एक्चुअली इनकी टीम ऑन पेपर जो है वो ऐसी लग रही है कि गिने चुने मैच विनर्स हैं, जो कि आउटलायर्स भी होंगे, जो कि टॉप बेस्ट बैट्समैन भी निकल के आएंगे. इनके सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो टॉप 5 के अंदर 2 या 3 लेके जा सकते हैं. ये ऐसे प्लेयर्स हैं मुझे इनके. जो दुख हो रहा है वो ये हो रहा है कि लास्ट सीजन से भी थोड़ी हल्की टीम लग रही है, बिकॉज हेजलवुड नहीं है, हसरंगा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग भी थिन हुई है और बैट्समैन भी अपनी प्राइम से कुछ बाहर जाते दिख तो रहे हैं. अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूँ, है ना, मिडिल ऑर्डर में अगर हम ये 4 प्लेयर्स लेते हैं, मैक्सवेल, ग्रीन, इन दोनों को आप 10 आउट ऑफ 10, हाँ, नो डाउट दे आर इन फॉर्म ऑफ देयर लाइव्स, दोनों ही 10 आउट ऑफ 10 है. मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिले, उसके बाद 5-6 के नीचे किसी की बैटिंग की ज़्यादा जरूरत ही ना पड़े. पर ये इस एम के साथ हमने बहुत सारी टीम्स को जाते हुए देखा है. एंड इवेंचुअली तो एक ही मैच जो खास करके जो एलिमिनेटर्स या क्वालिफायर होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को ये चीज़ समझ आती है कि जितने भी एलिमिनेटर्स होते हैं या क्वालिफायर्स होते हैं, उनमें जो मैच का प्रेशर होता है वो बहुत अलग होता है इन कंपैरिजन टू लीग मैचेस. बिल्कुल सही. तो जो टॉप ऑर्डर ने एक्सपोज भी होना है ना, या अगर बोल लो कि मिडिल ऑर्डर को एक्चुअल में जेन्युइन जब परफॉर्म करना है तो वो करना है क्वालिफायर्स में. एक और भी रीजन हो जाता है कि रितेश, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. आईपीएल ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए हो रहा है और गर्मी में हो रहा है काफी ज्यादा. तो जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोसीड करता है, विकेट स्लो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैचेस हो रही हैं कि उनमें विकेट्स पे ज्यादा काम करने का ग्राउंड स्टाफ को मौका ही नहीं मिलता. तो आप इतने हैवी पैक्ड रणजी होम सीजन के बाद एकदम से आईपीएल करवा रहे हैं उन्हीं विकेट्स के ऊपर, तो थोड़ी सी वो भी एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि जैसे जैसे मैचेस डीप होने शुरू होते हैं, 7वें 8वें मैचेस, तो फैग एंड ऑफ द टूर्नामेंट के अराउंड पिचेस में जान ही नहीं रहती है, तो बॉल फंस रही है, वो सब बात है. इसलिए मेरे को थोड़ा वहाँ पे भी कंसर्न है कि अब क्वालिटी स्पिनर नहीं है, तो वो वाला फेस भी आरसीबी कैसे निकालेगा. और वहाँ पे कहीं ना कहीं इनका टॉप ऑर्डर कहीं निपट गया और मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया, तो वो फिर थोड़ा देखना पड़ जाएगा कि वो चीज़ को कैसे निकालते हैं. गॉट इट. तो अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, मैक्सवेल, कैमरन, बोथ 10 आउट ऑफ 10, 10 से ज़्यादा भी दे सकते हो इनको. यस, ये तो मैक्सवेल को 10 से ज़्यादा भी दे सकते हो. मैक्सवेल आई पर्सनली फील कि एक बहुत ही खतरनाक सीजन उनका होने वाला है. गॉट इट. ठीक है. उसके बाद आ जाता है लोमरोर और दिनेश कार्तिक, लोअर मिडल में अगर बोल रहे हैं, या अगर हम इन टोटलिटी मिडल ही लेके चलें, अगर फिनिशर्स का रोल कह सकते हैं, अगर फिनिशर्स बोल रहे हैं हम, हमारे पास लोमरोर और दिनेश कार्तिक है, तो हाउ मच विल यू रेट देम? या अगर लोमरोर स्लैश प्रभु देसाई, कहीं ना कहीं लोमरोर को थोड़ा ऊपर पुश करेंगे शायद, कि कहीं ना कहीं इनको एज अ फिनिशर तो नहीं हम लेके आ सकते. और एक और है, अगर आप देखोगे तो पहले 5 के 5 राइट हैंड बैट्समैन है, जो अगर हम अभी कर रहे हैं, लोमरोर लेफ्टी हैं, तो वी माइट सी कि 1 डाउन पे भी उनको भेजा जा सके. हाँ, थोड़ा बहुत पैराडाइम थोड़ा सा हल्का शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि पट्टीदार भी अभी हमें पिछले सीजन उनको नहीं देखा है, और इंडियन जो टेस्ट सीजन था उनका वो भी काफी ज्यादा बेकार गया. लोमरोर की गेम कैसी है वैसे, एग्रेसिव है या देखो 1-2 इनिंग्स उन्होंने थोड़ी सी आउटलायर्स खेली हैं, बट इन जनरल स्लो है. हाँ, पर ऐसे नहीं है कि बट बहुत. सो दैट मींस कि ही कैन बी अ गुड फिट फॉर 1 डाउन. हो सकता है, बट मेरे पास जब आपके पास इतनी फायर पावर पड़ी है मैक्सवेल ये सब के बाद में, अगर आपको अच्छा स्टार्ट लग जाता है, फिर तो लोमरोर गायब भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि लोमरोर इतनी बॉल्स खा जाएंगे या मैक्सवेल और ग्रीन जैसे प्लेयर्स को बॉल्स नहीं दे रहे हैं. क्योंकि आप ऐसे समझो, ओपनर्स में बोथ फैफ एंड कोहली दोनों का स्ट्राइक रेट मिलता जुलता ही है. बिल्कुल सही. फैफ थोड़े जनरली एग्रेसिव खेले, थोड़े से एग्रेसिव हैं, बट अगर रिसेंट टाइम में देखोगे तो ही इज नॉट बीन दैट एग्रेसिव. यस. तो उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 135, 140, 145 मैक्सिमम. एंड कोहली का भी जो हम देखते हैं जनरल यही आता है. तो ये भी चीज़ है कि हाँ, फिर 1 डाउन पे या तो ओपनर्स में चेंज करेंगे. वो देखो, मुझे लगता नहीं ओपनर चेंज करेंगे, पर आरसीबी इज नोन फॉर मेकिंग मिड सीजन चेंजेस अ लॉट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोर थोड़ा सेम रखेंगे. थोड़ा मैच सिचुएशन के हिसाब से मैक्सवेल ग्रीन की पोजीशन चेंज होती रहेगी, या ऐसे हो सकता है कि बट हाँ, कोहली को अगर ओपन नहीं कराया तो भी सेंस नहीं बन रही कहीं पे. मुझे दिखती नहीं, दिख ही रहा, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो. और फैफ के अलावा भी कोई नहीं दिख रहा, तो ओपनर्स तो मुझे लगता नहीं, बिकॉज़ ट्राइडेंट टेस्टेड है, अच्छा किया है, तो इनका अगर वैसे बैटिंग ऑर्डर टोटल देखें तो
बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ना कोई कहाँ पे फिट नहीं हो रहा, कोई कहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब जैसे फैफ एंड कोहली बोथ। पर आप देखो T20 में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाता है कि अगर आपके पास 4-5 अच्छे बल्लेबाज हैं, धड़े बल्लेबाज हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती नहीं है। कोहली हैं जो उनको हर टाइप का गेम खेलना आता है, ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव ऑल्सो। प्लस मैक्सवेल ग्रीन, दिनेश कार्तिक, बैटिंग मुझे लगता है मोर और लेस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब थोड़ा कंसर्न है बॉलिंग की तरफ कि स्पिन तो मुझे बिल्कुल डिपार्टमेंट खाली दिख रहा है। तो अगर वैसे अगर फिनिशर्स को अगर हम रेट करें, अगर इस टीम में अगर फिनिशर्स, तो फिनिशर्स को क्या रेट करोगे? Finishers में we have Green, we have Dinesh Karthik, those who can play roles, and I think they have a good firepower there also. तो 7-8। हाँ, और ऐसा होगा कि थोड़ा इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, मुझे लगता है कि एक प्लेयर लंबा खेल के जा रहा है और उनके अराउंड बाकी टीम घूम रही है। एक एंकरिंग रोल इनको चाहिए होता है। आरसीबी हैज ऑलवेज स्ट्रगल्ड व्हेन दे हैव मिस्ड एन एंकर। द लेवल ऑफ, आई थिंक काफी बार ऐसा रहा है कि जब इनके बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में सब लोग चले जाने शुरू हो जाते हैं, तो हमने इनको 50 पे 7, 50 पे 6 पे भी बहुत बार देखा है। तो वो मोड आई थिंक दे वुड लाइक टू। तो मेरे को लग रहा है फिर तो मेजॉरिटी प्लेयर्स जो इनके पास हैं, अगर मैं बोलूँ इवन पाटीदार को भी अगर आप लो, तो ही इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि जो आराम से भी खेल सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप बोलो सिर्फ जो वन गियर में खेलने वाले प्लेयर हैं, तो वो मैक्सवेल है और दिनेश कार्तिक। ये दो प्लेयर हैं। तो उस मामले में देखा जाए तो बैलेंस्ड है बैटिंग कि इनमें एंकर रहेगा। इस बार ये लग रहा है सीजन में कि इनके पास एक एंकर रहेगा ही रहेगा हर इनिंग में। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उस मामले में अगर वैसे इन टोटलिटी बैटिंग देखी जाए तो इट्स नॉट दैट बैड। बैटिंग तो उन्होंने स्ट्रांग ही किया है। उन्होंने ग्रीन को लेके आके कहीं ना कहीं जो गैप था वो फिल कर दिया, वो काफी हद तक फिल किया है। गॉट इट। उसके बाद हम बात करते हैं बॉलर्स की, है ना। बॉलर्स में पहले आपने रखा है जिसको आप दी ऑर्डर बैटिंग भी करवाओगे, वो है टॉपले, फर्गसन, अलजारी जोसेफ। अब दो बहुत मेजर रीजन है कि अलजारी जोसेफ और फर्गुसन दोनों को अपनी पुरानी टीम्स ने रिलीज किया है, जबकि फर्गुसन का आईपीएल जनरली ठीक रहा है। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दोनों काफी ज्यादा तेज 150 प्लस करने वाले बॉलर्स हैं, तो उनको एंड दैट्स व्हाई दे हैव इकोनॉमी ऑन द हायर साइड। यस, एंड बैंगलोर के छोटे ग्राउंड पे देयर इज अ रिस्क विद देम। टॉपली के साथ आता है कि उनका टॉल है, लेफ्ट आर्मर एंगल है, पिछली बार इंजर्ड हो गए थे। अगर वो कंसर्न नहीं रहता है तो आई थिंक आई सी हिम टू बी अ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर स्टार्टिंग द फर्स्ट 11। पर मैं ये बोलूँगा कि चलो रीस टॉपले की जो खासियत है वो तो ये है कि लेफ्ट एंगल है, टॉल है, ऑकवर्ड बाउंस ना, एंड प्लस ही कैन स्विंग एज वेल। तो उनका तो ये समझ, एंड प्लस ही हैज़ वेरिएशंस टू। फर्गसन मेरे को वैसे जो ये लगता है ना, ही इज़ एन एक्स फैक्टर काइंड ऑफ बॉलर। अगर उनका सीज़न अच्छा है या जिस दिन वो रिदम में अच्छे होते हैं, तो इंडियन बैट्समैन जो जिनको पेस खेलने में दिक्कत होती है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ जिन्होंने अभी इंटरनेशनल नहीं खेला, हर एक की टीम में वो बैट्समैन हैं, इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने शायद इतना पेस इतना फ्रिक्वेंटली या हायर लेवल पे नहीं खेला। तो मेरे को फर्गसन और इवन अलजारी जोसेफ भी जो हैं, दोनों डेडली लगते हैं। और फर्गसन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा उस साइड रेट करूँगा, क्योंकि हाँ इनका बुरा दिन भी आता है, जिस दिन बुरा दिन आता है वो पिटते हैं, बट वो फिर हर्षल पटेल का भी आता था। प्रॉब्लम पता है क्या है कि लितेश, यू डोंट हैव समबडी लाइक वॉशिंगटन सुंदर जो कहीं ना कहीं बॉलिंग ओपन कर सकता है स्पिन के साथ। तो आपके पास ओपनर स्पिन बॉलर तो है ही नहीं है। तो दो फास्ट बॉलिंग में एक तो मोहम्मद सिराज का स्लॉट फिक्स हो गया, इंडियन बॉलर हैं, तो आपके पास वो 4 ओवरसीज प्लेयर वाला कंसर्न नहीं है। दूसरा जो आपको फास्ट बॉलर चाहिए वो फिर आपके पास या तो इंडियन में आकाशदीप बच जाता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक फॉरेन प्लेयर के साथ जाना पड़ेगा। ओपनिंग बॉलिंग के हिसाब से फर्गुसन और अलजारी जोसेफ दोनों ही फिट नहीं आते। वो दोनों हमेशा से फर्स्ट चेंज बॉलर, जब थोड़ी बॉल ओल्ड हो गई है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं, देन दे हैव जनरली बॉल्ड बेटर। ठीक है, तो इसलिए मैं रीस टॉपली को ऊपर रखता हूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एज एन ओपनिंग बॉलर आते हैं, जो कि हेजलवुड होते फिर फर्गुसन ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं। हेजलवुड भी नहीं है, तो रीस टॉपली का होना बहुत ज़्यादा एक तरफ मैंडेटरी सा हो जाता है। गॉट इट। और फिर आपने 9th नंबर पे रखा है स्पिनर का जो डिपार्टमेंट है, वो कर्ण शर्मा और स्वप्निल सिंह। बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो स्वप्निल को उठाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहेंगे
अच्छा एक टेस्टेड बॉलर लेके आना चाहेंगे तो करण शर्मा. मेरे को लग रहा है इनको करण शर्मा के साथ ही जाना हाँ, चाहिए. आई ऑल्सो पर्सनली फील बिकॉज स्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इतने साल परफॉर्म करते आए हैं. ही इज अ विकेट टेकर. नो डाउट अबाउट इट, ही इज अ विकेट टेकर, बट आई हैव माय कंसर्न्स अबाउट हिम. लेट्स सी, वो इतना रेगुलरली खेल नहीं रहे हैं. कुछ देखते हैं कि थोड़ा सरप्राइज पिक है इस बार का. थोड़ा ऑप्शन आरसीबी का समझना मुश्किल ही था. पर मेरे को वही ना स्पिनर्स में समझ नहीं आ रहा कि दे कुड हैव गॉन मोर अग्रेसिव फॉर वन गुड स्पिनर. यार आप क्योंकि इनके पास अगर मैक्सवेल था, हम्म. चलो मेरे को ये भी समझ आता है कि फॉरेन बॉलर के में इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है अब फॉरेन बॉलिंग ऑप्शन के लिए. तो समझ आता है कि ठीक है, दे वांट कोई उनको स्पिनर नहीं उनको सेट बैठ रहा होगा, तो दे वेंट टू फास्ट बॉलर. एंड इंडियन स्पिनर्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. मतलब बाहर का एवरेज स्पिनर लेने से अच्छा है इंडिया का एवरेज स्पिनर ले लो. ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला. मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा नहीं था बिकॉज कहीं ना कहीं फैफ, मैक्सवेल और ग्रीन के साथ आपके तीन तो पक्के हो ही गए हैं. खत्म हो जाते हैं. तो उसके बाद आपके पास शायद एक फॉरेन स्पिनर का स्कोप ही नहीं बचा था. वही. और आपको एक फॉरेन फास्ट बॉलर तो लेके आना ही था. वही. तो दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि शायद ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने असरंगा को सोचा ही नहीं. और बाहर के एवरेज प्लेयर को अब वैसे समझो ना, अगर मैं दूसरी कंट्रीज के एवरेज स्पिनर, मैं एवरेज स्पिनर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ईश सोडी, तबरेज शम्सी, मैं इनको सोचता हूँ. और ये आईपीएल में जनरली नहीं चले हैं. और नहीं चले हैं. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी करण शर्मा को मैंने ऊपर ही रखने वाला हूँ. नो डाउट. इवन अगर अमित शर्मा अगर आज भी खेल रहा होगा तो मैं आज भी अमित शर्मा को खिला लूंगा उनसे बेटर. बिल्कुल सही. क्योंकि उनका जो कंट्रोल है वो नहीं है इनके पास, अभी भी नहीं आया. इसमें कोई डाउट नहीं है. तो मेरे को लग रहा है कि दे शुड गो फॉर करण शर्मा. स्वप्निल सिंह का आप थोड़ा बता सकते हो कि कैसा रहा अभी तक? देखो जूनियर क्रिकेट से उठ के आए हैं, पर अभी हाँ उतना कोई प्रूवन नहीं है. तो ही विल बी ही ट्राइड. इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर. Okay. is not I would say a very specialist spinner like Karan. तो no doubt अगर first choice तो करण शर्मा ही बनते हैं यहाँ. गॉट इट. तो you can सो fix this. अब अगर हमारे पास अगर एज अ टीम आपको दो स्पिनर्स रखने हैं तो दे हैव मैक्सवेल and एंड करण करण शर्मा. शर्मा. Yes, यही बन रहा है सेंस. बिल्कुल सही. ठीक है. उसके बाद आपने 10th नंबर पे जो दो बॉलर्स रखे हुए हैं वो हैं विजय कुमार और आकाशदीप. आकाशदीप को हमने अभी देखा, अच्छे बॉलर हैं. अच्छे बॉलर हैं, दिख गया कि इज अ विकेट वेरिएशंस भी टेकर. हैं उनके पास, काफी सही रहा है उनका ओवरऑल. और विजय कुमार का थोड़ा सा बताओगे? ये मैंने जैसे कहा कि ही इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर हर्षल पटेल. ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइल ऑफ बॉलिंग में आता है. लास्ट आईपीएल इनका अच्छा रहा था, एक दो मैचेस में उन्होंने बहुत अमेजिंगली परफॉर्म किया था. तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये कहीं ना कहीं हर्षल पटेल वाला रोल प्ले करेंगे. तो हो सकता है काशदीप के ऊपर एज रहे इनको. डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस आई पर्सनली थिंक कि यही होने वाले हैं. और अगर इनके नहीं कुछ अच्छा जाता सीजन तो शायद मे बी आकाशदीप इनको रिप्लेस करें. एंड 11th नंबर पे मोहम्मद सिराज. मोहम्मद मोहम्मद सिराज का क्या लग रहा है आपको वैसे कि इस बार कैसा रहने वाला है? देखो रीजन ये है कि उनका पिछला आईपीएल के बाद से काफी टैक्सिंग एक ईयर रहा है. काफी लंबे लंबे टॉर्स किए उन्होंने, वर्ल्ड कप पूरा खेला है. तो टेस्ट सीरीज में भी थे. अब मोहम्मद सिराज का इट्स लाइक जो मैंने देखा है कि ही इज अ वेरी एंथुसियास्टिक बॉलर, बट अगर वो अपने पूरी फुल थ्रॉटल एनर्जी पे नहीं होते हैं और वो अगर तो 140 प्लस की बॉल कर रहे हैं जो कि वो काफी हद तक केपेबल हैं. आईपीएल में उन्होंने 145 146 वाली बॉल्स भी की हैं. तो अगर बॉल हल्का भी चिन्नस्वामी में जैसा होता है कि शाम के टाइम थोड़ा बॉल लहराता है, अगर तो उस जोन में फंस गए तो ही कैन बी लीथल इन द ओपनिंग स्पेल. गॉट इट. तो उनका ब्रिलियंट आउटस्विंग सब चलता है तो वहाँ फर्क डलेगा. और अब तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्रॉस सीम के साथ बॉल को अंदर लेके आना भी काफी अच्छे तक सीख लिया है. मेरे को तो सबसे ज्यादा बढ़िया बॉल ही उनकी यही लगती है, क्रॉस सीम वाली. नो डाउट उसने तो उनका वो मतलब अनप्लेएबल बॉल है एक्चुअल में. काफी अच्छा. खास करके जो हम देखते हैं कि आजकल के जो मॉडर्न डे बैट्समैन हैं दे एक्चुअली फेस डिफिकल्टी फॉर इनकमिंग डिलीवरीज. बट उसमें यही प्रॉब्लम हो जाता है ना कि लितेश की वो तब थोड़ी हेल्पफुल होती है जब बॉल थोड़ी फंस रही हो. तो अगर वैसी विकेट्स नहीं मिली तो थोड़ा तो वो फिर बहुत इजी टू प्ले बॉल भी होती है एट द सेम टाइम. देखो नो डाउट ही हैज परफॉर्म वेल फॉर इंडिया. इंडिया का अगर हम देखें तो 3-4 उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट स्पेल्स निकाले. साउथ अफ्रीका में अभी उन्होंने 6 विकेट हॉल किया. अच्छा, वैसे मोहम्मद सिराज का ये हम जनरली क्यों देखते हैं कि व्हेन ही परफॉर्म्स सो ग्रेट, एट द सेम टाइम अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो फिर कोई इम्पैक्ट भी नहीं लेके आ रहे होते. व्हाई डज दैट हैपन विद मोहम्मद सिराज कि जिस दिन उनका फॉर्म है या जिस दिन ही इज मेकिंग इम्पैक्ट तो वो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाते हैं. इतने डेडली कि वो अंडर 100 ही ऑल आउट कर देते हैं इवन इन अ वनडे मैच.
इवन इन अ टेस्ट मैच ही हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो 100 के अंदर अंदर ऑल आउट कर सकते हैं, और देखे हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस देख लिए हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि सिराज ये ना, कुछ बॉलर ना रिदम बॉलर्स होते हैं कि जिस दिन रिदम अच्छा है तो वो बहुत सही है, तो सिराज काफ़ी हद तक वैसे बॉलर हैं। जस्ट लाइक मोहम्मद शामी, शामी बट मोहम्मद शामी का ये रहा कि कंसिस्टेंटली रिदम ही बहुत अच्छा रहा। शामी ने काफ़ी काम किया अपनी बॉलिंग पे, उनका भी ऐसे ही हॉट एंड कोल्ड वाला सीन थोड़ा रहता था पहले 2018 के बाद उन्होंने काफ़ी काम किया, तो सिराज अभी काफ़ी रिलेटिवली यंग भी हैं, तो जब तो उनका दिन अच्छा है और वो रिदम में पड़ गए जल्दी और एक आधी विकेट को जल्दी मिल गई, फिर वो लिटरली अनप्लेएबल करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग पे भी थोड़ा बहुत पहले से काम किया है। ये सेम चीज़ इवन बुमराह का केस भी था जब वो नया नया आईपीएल में आए थे, बहुत जल्दी, बहुत आई थिंक वेरी अर्ली, पर बुमराह जब उन्होंने लगातार विकेट्स चटकाई थी, कोहली को आउट कर दिया, कोहली भी हैरान हो गया था ये क्या है भाई। बिल्कुल सही, तो वो वाला जो सीजन था वो बुमराह का काफी हद तक पहले ऐसा शुरू के सही ऐसे से season थे था, बिल्कुल कि या तो बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है। पर बुमराह वेरी क्विकली हाँ। वेरी क्विकली। सिराज इज अ मिस्टीरियस केस फॉर मी आल्सो, बिकॉज जिस दिन का दिन होता है उस दिन तो वो ऐसी अनप्लेएबल बॉल्स कर रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आता। तो ये उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीजन रहेगा, बिकॉज अब T20 वर्ल्ड कप में जो इस काफ़ी हद तक IPL डिसाइडेड सिलेक्शन होगा, वहाँ शामी तो नहीं खेलने वाले हैं, शामी तब सितंबर तक बाहर ही हैं, तो सिराज हैज़ एन ओपनिंग देयर, बट ही विल हैव टू प्रूव इट इन दिस IPL सीजन। तो आई थिंक ही हैज़ लॉट टू प्रूव। काफ़ी हेक्टिक सीजन खेलते आए हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है, मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। गॉट इट। सो अगर हम 6 बॉलर्स के लेते हैं, नाउ वी विल इवेलुएट जो बैटिंग एंड बॉलिंग ऑर्डर ऑन सम पैरामीटर्स। तो पहले हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, पहले बॉलिंग की कर लेते हैं फिर बैटिंग पे आ जाते हैं। तो अगर हम बॉलिंग में देखते हैं तो वी हैव, अगर मैं वैसे ही बिना किसी ऑर्डर के करूं तो स्पिन डिपार्टमेंट में वी हैव ग्लेन मैक्सवेल एंड कर्ण शर्मा, स्वप्निल सिंह, ठीक है, या स्वप्निल सिंह, है ना। अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो इनकी इकोनॉमी जनरली क्या रहती है आपके हिसाब से, मतलब तो मैक्सवेल का गेम थोड़ा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्पिनर, बट अगर वो पिटते हैं तो पिटते हैं तो बहुत पिटते भी हैं, तो नो डाउट, बिकॉज तो इकोनॉमी उनकी हायर साइड पे रहती है। ऑन द कॉन्ट्री करण शर्मा कैन कंट्रोल, नहीं वो भी नहीं, लेगी है, लेगी के लिए कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ही इज नॉट समबडी लाइक अनिल कुंबले जो बहुत इकोनॉमिकली करेंगे, तो उनका भी थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो स्पिनर्स का ये रहेगा कि इकोनॉमी हायर साइड पे ही रहने वाली है इनकी। आई माइट साउंड बिट कंट्रोवर्शियल हियर, बट मैं कहूँगा कि शायद RCB का इस पूरे IPL में सबसे थका हुआ स्पिन डिपार्टमेंट है। मतलब हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, यहाँ कुछ थोड़ा है, मतलब कि कंसर्न है ये, until unless करण शर्मा सबको हैरान कर दें। बिल्कुल सी मैक्सवेल भी कर सकते हैं, मैक्सवेल इज आल्सो हैज दैट कैपेबिलिटी ऑफ सरप्राइजिंग पीपल फॉर श्योर, बट है कंसर्न है ऑन पेपर तो यही लग रहा है। बिल्कुल सही। और अगर पेस में बोलें तो वो है सिराज, विजय कुमार एंड रीस टॉपले, अगर आपके, और आकाशदीप भी है, और आकाशदीप और कैमरन ग्रीन, इसमें अगर देखा जाए विकेट टेकिंग एबिलिटी मोहम्मद सिराज टॉप नॉच, उसके बाद आकाशदीप या विजय कुमार, आकाशदीप में ओकेश है। आई थिंक अगेन दे विल हैव टू प्रूव इट इन दिस सीजन। रीस टॉपले भी स्टार्टिंग में अच्छी बॉल करते हैं, उनकी बॉल भी लहराती है, तो ही इज आल्सो अ विकेट टेकर। यस, देखो ओपनिंग स्पेल कभी भी RCB का कंसर्न रहा नहीं है। RCB ओपनिंग स्पेल में फिर भी डिसेंटली परफॉर्म मिडिल ऑर्डर्स में और डेथ ओवर्स में। बिल्कुल, डेथ ओवर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और मुझे इस बार भी कोई बॉलर डेथ बॉलिंग अच्छी करता तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए रीस टॉपले, फर्गसन और अल्जारी जोसेफ, ये तीनों के ही इकोनॉमी तो हायर साइड पे ही रहती है। अगर RCB को रियलिस्टिक चांस रखना है तो दे शुड ट्राई कि जब भी टॉस जीतते हैं, डेफिनेटली बिकॉज टॉस विल आल्सो बी अ फैक्टर, कि जितना ये चेज कर सकते हैं उतना चेज करें। वो तो ऑब्वियसली देखो, कोहली आपकी टीम में है, मैक्सवेल आपकी टीम में है, तो दे परफॉर्म ऑब्वियसली। ये तो प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि दे परफॉर्म नहीं, ऐसा नहीं है, काफी बार बैकफायर भी करा है कि रन ही कितने खा लिए कि उसके बाद प्रेशर में बहुत आ गए, बट रियलिस्टिक चांस ऑफ देम डूइंग वेल दिस सीजन विल बी व्हेन दे चेज, बिकॉज बॉलिंग तो है। पर मेरे को ये लगता है ये सबको ही पता है ये बात कि RCB विल ऑप्ट फॉर बॉल फर्स्ट। नहीं, क्योंकि रितेश थोड़ा ना मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर थोड़ा कमजोर रहा है, तो वो प्रेशर ऑन ओपनर्स बहुत ज्यादा रहा है। 1 2 3 4 अगर नहीं अच्छा कर पाते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती थी चीज। कैमरन ग्रीन के आने से कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी मिली है, तो आई थिंक दे हैव मे बी एज अ थिंक टैंक आल्सो डिसाइडेड कि
वो मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में चेजिंग के लिए ही पुश करेंगे। तो आरसीबी स्टैंड्स अ चांस इफ दे चेज मोर एंड इनके जो स्टार प्लेयर्स हैं मैक्सवेल, कोहली, ग्रीन, दे हैव एन एक्सेप्शनल सीजन, मतलब इनका टॉप नॉच सीजन होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स सही जाने ज़रूरी है इनके लिए। तो for अगर them to देखा do जाए ऑन पेपर जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो आप बोल सकते हो एवरेज है, एंड इकोनॉमी जो है वो आप मान के चलो बुरी साइड पे रहने वाली है, एवरेज ही बोलूँगा मैं। वो 8-9 तो रहेगी। बिल्कुल सही। और मेरे को ना कोई भी एक्चुअली इनका बॉलर ना, विजय कुमार देखो मिस्ट्री है उसके लिए, कुछ बोल पाना ही अभी गलत है, अभी ही हैज ठीक टू है प्रूव, है ना, वो तो बोलना जैसे है। एक पर बार अगर बाकी अगर अब मैं बाकियों का एवरेज लगा के देखूं तो सभी 8-9 वाले ही बंदे हैं। इवन अगर मैं बोलूं मोहम्मद सिराज भी, मोहम्मद सिराज का भी ऐसा रहता है वो अगर तो शुरू में ही है उनके पास जो है, एंड शुरू में भी उनको कई बार रन्स पड़ जाते हैं जिस दिन वो रिदम में नहीं होते, वो लेग पे गेंद दे रहे होते हैं और वो पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे फ्लिक बज रहे होते हैं। तो मोहम्मद सिराज का ही है, तो इनकी इकोनॉमी हायर साइड पे रहने वाली है, एंड चांसेस यही है कि इनको 180-190 रन बजेंगे, और मतलब बहुत कॉमनली। और किसी भी एंगल से इनको मैं टॉप 4 सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक टॉप 4 सिलेक्शन तो नहीं देख रहा हूँ। इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग और टीम्स हैं, बैलेंस्ड बेटर ऑलराउंडर टीम एग्जिस्ट करती हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो और आपने जैसे बोला कि स्ट्रेंथ यही है, कोहली, मैक्सवेल और ग्रीन, यही है इनकी स्ट्रेंथ इस वक्त, यही है जो इनको बाकी टीम से अलग कर देता है, कि जो इनके ये 3 बैट्समैन है ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। और अगर लोज की बात करें तो अगेन स्पिनर नहीं अच्छे, पेसर भी नहीं अच्छे इतने, मतलब या तो फॉर्म में नहीं है या बिल्कुल नए हैं। तो जितना आप बोल लो कि बैटिंग ऑर्डर जितना सही लग रहा है उतना ही वीक लग रहा है बॉलिंग। एक चीज हमें थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि जो एक आईपीएल में न्यू एडिशन है इम्पैक्ट प्लेयर, वो आपको एक तरह से एक ऑलराउंडर वाली कैपेबिलिटी दे देता है। तो आप फैफ की जगह में भी देख सकते हैं कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आपको शायद फर्गुसन या अल्जारी जोसेफ अंदर आते दिखें, या जब ऑब्वियसली बैटिंग के टाइम पे फैफ दोबारा आ रहे हैं, तो वो जो एक सब वाली गेम आ गई है इम्पैक्ट प्लेयर के आने का कारण, वो एक आरसीबी के लिए शायद एक इम्पोर्टेंट आरसीबी मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने वाली हैं, इम्पैक्ट उनको करना पड़ेगा इम्पैक्ट प्लेयर को, क्योंकि उनका दिख रही हैं कमियां। कमियां दिख पर रही हैं। ये फायदा भी हो जाता जब आपको दिख रहा होता है ना कि ये क्लियर डिपार्टमेंट ही वीक है मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत बुरा है तो ये इम्पैक्ट प्लेयर में स्पिनर को लेके आ सकते बट हैं। वो है ही नहीं ना, वो वार्डरोब में आपके पास वैसे कबर्ड में प्लेयर ही नहीं है, थोड़ा बहुत थिन हाँ है। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है कि अगर इनके पास स्वप्निल सिंह की जगह कोई और, हाँ कोई बेंच स्ट्रेंथ होती तो करण शर्मा जैसा ही कोई और बॉलर होता तो देन इट वुड हैव मेड मोर सेंस। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक बेट वेरी हेवीली ऑन आरसीबी दिस सीजन, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। चलो, तो आरसीबी के लिए, आरसीबी फैंस के लिए जस्ट लाइक एनी अदर सीजन ये सीजन भी होएगा, तो दिल थाम के बैठो बहुत बहुत ध्यान से, कि बाकी ठीक है चेयर करना बनता है हमारा एज अ आरसीबी फैन। मैं नहीं हूँ, मैं तो इन जनरली, नहीं मैं तो कोहली फैन हूँ, मैं भी यही बोला कोहली फैन हूँ, तो आई एम आरसीबी फैन। हाँ थोड़ा सा तो है कि एक आईपीएल सीजन तो बेचारा जीते, तो लेट्स सी। वही, और पता नहीं है कब किस दिन, वैसे तो अभी धोनी भाई साहब भी लगे ही हुए हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं कि कोहली भाई साहब बोलेंगे मैं नहीं और खेल रहा। तो आईपीएल तो मेरे को लग रहा है कि अब वो सॉर्ट ऑफ, अब समझ लो कि पोस्ट रिटायरमेंट फन है। हाँ वो तो रहेगा, इंडियन प्लेयर्स मुझे लगता है थोड़ा लंबा खेलेंगे इसे चाहिए 42 तक 43 तक एज में तो खेल ही लेते हैं। हाँ, कोई 40 पे तो डुप्लेसी खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल सही। तो ये, तो अब हम दूसरी टीम की बात करते हैं जो कि है गुजरात टाइटंस। पहले सीजन में विनर्स, सेकंड सीजन में अपने ऑलमोस्ट विनर्स लास्ट बॉल तक, और लास्ट बॉल तक जडेजा जी ने जो फ्लिक मार दिया वहाँ थोड़ी सी मुझे लगता है बॉलर ने गलती कर दी बहुत बड़ी। बॉलर से ज्यादा मुझे लगता है वो मैनेजमेंट फ्लॉ था, बिकॉज रीजन क्या था कि उस ओवर को हम देखें तो मोहित शर्मा की पहली 4 बॉल्स पे यॉर्कर परफेक्टली लैंड की थी। उसके बाद जब बॉलर एक अच्छे रिदम में होता है तो 5th बॉल से जस्ट पहले उनका जो वो मिड पिच कॉन्फ्रेंस हुआ था, वेयर द कैप्टन रन अप टू हिम, कीपर रन अप टू हिम एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आई थिंक वो रिदम कहीं ना कहीं ब्रेक होके 5th बॉल पे 6 और 6th बॉल पे 4 पड़ा। और ये ना तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब एज अ, पर ये ना क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब एक बॉलर ग्रूव में होता है ना, अपने एक माइंडसेट में जाओगे, हाई प्रेशर गेम है, सो मच ऑफ एक्सटर्नल वॉइस ऑलरेडी इन यू,
तो उस टाइम पे ही वाज रियली डूइंग वेल। पहली 4 बॉलें तुम्हारी गिरी हैं तो तुम्हें जरूरत क्या है जाके उसे ओवर क्लटर करने की? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक लीडरशिप लैप्स था जहाँ पे उनको ओवर फ्लड कर दिया गया विद थॉट प्रोसेस, और वो दैट गेव दैट ब्रीदर आल्सो टू जडेजा ना, कि सोचने का टाइम मिल गया तुम्हें वो। और क्रिकेट इंचेस की गेम है। और एक बार सुनील गावस्कर जी ने ये बात बोली थी कि भाई कि आप एज अ जब बैट्समैन है तो कई बार क्या होता है कि ग्लव्स चेंज कराने होते हैं या कुछ भी करना होता है, तो आप कभी भी ओवर के बीच में मत करो, क्योंकि ओवर के बीच में क्या है कि आपने 3 गेंदें बॉलर ने डाल दी, ठीक है, चौथी 5वीं 6वीं जब उसको बॉल करानी है तो उसको अगर ब्रीदर नहीं मिल रहा तो उसकी पेस तो थोड़ा थोड़ा तो कम होता ही है। और एक कोइंसिडेंटली इस टाइम पे ऑन एयर गावस्कर साहब भी बैठे थे और उन्होंने ये पॉइंट बोला भी था कि ये क्या कर रहे हो, ये मोहित शर्मा को क्लाउड क्यों कर रहे हो थिंकिंग में। तो ये पॉइंट तो हो चुका है उन्होंने लास्ट सीजन। वही ये तो 2 सीजन जीत के बैठी होती है आरसीबी, सॉरी गुजरात। आरसीबी निकल गया आपके मुंह से। क्या पता आरसीबी के फैंस ही गालियां देंगे आपको, आपने कैसे बोल दिया कि आरसीबी 2 सीजन जीत रहा क्या पता जीत जाए। है। इस बार आरसीबी अगर जीतेगी ना तो पता क्या मोमेंट होगा, जैसे फर्स्ट आईपीएल सीजन में राजस्थान जीती थी, या सेकंड आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स जीती थी। वो उतना भी बेचारे बुरे नहीं है, मतलब नहीं बट आप मेरे को ये बताओ, आपने वैसे जो सारी टीम्स करी हैं, क्या आपको लग रहा है ऑन पेपर आरसीबी से नीचे टीमें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ टीम्स ने के भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, पर क्या आरसीबी से कम लग रही हैं आपको? हैं, कुछ करेंगे डिस्कस आगे, बहुत सारे सस्पेंस खुलने वाले हैं। चलो इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब प्री आईपीएल एनालिसिस में बॉटम पे शायद आरसीबी फिनिश ना करे। नहीं हो, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। ओके चलो बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल, जो कि नए नए कैप्टन हैं। मेरे को लग रहा है उनके जो पिताजी हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मेरे बेटे को मेरा ड्यू मिल गया। तो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हिम, टोटली डिजर्व्स। और काफी यंग एज में आए हैं, यंग एज में है तो इट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक अच्छा पॉइंट है कि एक अच्छे पोटेंशियल लीडर को बहुत जल्दी से ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली मैंने ये जब श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया था ना दिल्ली का, तब भी मैंने यही सोचा था कि क्योंकि एवरीवन वाज साइंग, इवन राहुल द्रविड़ आल्सो वांटेड कि श्रेयस ही बने कैप्टन। बिल्कुल सही, क्योंकि ही हैज बीन ग्रूमिंग हिम सिंस इंडिया ए। बिल्कुल सही, और उसमें है पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल भी है, एज वाज आल्सो विद हिज साइड, एक्स फैक्टर भी है, सब कुछ है। तो बट श्रेयस अय्यर बीइंग श्रेयस अय्यर, ही ब्लू अप दैट चांस, जो अब मुझे दिख रहा है। अब नहीं मुझे दिख रहा, फाइट बैक की कैपेबिलिटी तो है, वर्ल्ड कप में दिखाया, अभी रणजी में 95 मारी है। हाँ, रणजी पे भी आएंगे, कैपेबिलिटी में तो डाउट नहीं है। ऑब्वियसली हर प्लेयर के कुछ स्ट्रेंथ्स कुछ वीकनेसेस होते हैं, बट श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर है, नो डाउट अबाउट दैट। बट चलो अभी हम बात करते हैं शुभमन गिल की। तो शुभमन गिल एज ओपनर, ही इज इन टच, गुड टच। हाँ, अब तो ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी सबकी बोलती बंद करा दी है इन्होंने। ही मस्ट बी वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली एंड प्लस मेरे को लग रहा है कि शुभमन गिल का ना वो हो चुका हुआ है कि डाउन्स भी देख लिए हैं, अप्स भी देख लिए हैं, एंड मेरे को लग रहा है डाउन्स भी आएंगे, जस्ट लाइक कोहली ने भी डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, हर बैट्समैन ने देखे हैं। तो शुभमन गिल के भी देखो डाउन्स तो आने ही हैं। कोई भी बैट्समैन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई चलता ही जाएगा जिंदगी भर, 100 की एवरेज ही हो जाएगी ना भाई तो फिर तो मेरे को लग रहा है शुभमन गिल ने वंस अगेन पहले 2 टेस्ट मैच अगर नहीं अच्छे गए थे तो ही प्रूव्ड, एंड ही इज इन गुड टच। ही इज डेफिनेटली आईइंग अनदर ब्रेक थ्रू सीजन। ठीक है, लास्ट ईयर के तो एंड ही इज लाइक दैट कि जैसे आईपीएल के शुरुआती सीजन्स में सचिन वाज, और 7 मैच तो अहमदाबाद में खेलने हैं। हाँ मिनिमम, तो मजे ही मजे हैं। साथ में आपने रखा है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को हमने देखा है, वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि साहा ने लास्ट 2 सीजन्स में ओपन किया है, तो उसमें 371 मारे उन्होंने एक सीजन में, एक में 317 मारे, तो विच इज एवरेज रहा है उनका, प्लस ही इज अ विकेट कीपर आल्सो। तो प्रॉब्लम है कि साहब एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि साहा को ओपन करवाएंगे कि नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि सीजन के स्टार्टिंग में कुछ मैचेस में साहा को भी ऐसे ओपनर ले आए, और अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर साई सुदर्शन को ऊपर पुश करेंगे शुभमन गिल के साथ। उभरते सितारे हैं, अच्छा कर रहे हैं अभी साउथ अफ्रीका एंड ऑलरेडी प्रूव्ड, एंड प्लस लेफ्ट राइट
कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो एनी डे जितना मर्जी बोल लो बट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट स्पेशली इन द क्रंच सिचुएशंस क्योंकि वहाँ पे बॉलर जो है वो अंडर द प्रेशर होता है बिल्कुल सही। तो एनी डे मतलब आई वुड से एक बहुत बढ़िया पेयर है एंड साई सुदर्शन के पिछले सीजन भी जो है बहुत ही मतलब ही एक्चुअली शोड कि व्हाट ही इज एंड ही हैज मैच्योर्ड अ लॉट आफ्टर दैट। रणजी ठीक ठाक गया उनका अभी साउथ अफ्रीका टूर पे ही डिड रियली वेल, प्लेड कपल ऑफ ब्रिलियंट नॉक्स। बस इनके मेरे को पेयर में यही लगता है कि वो फायर नहीं है। अगर आप बोलो फायरवर्क्स की जो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं आईपीएल में, वो थोड़ा मिसिंग है कि पर वो साहा में भी मुझे मुश्किल लग रहा है, साहा में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये सीजन चेंज होगी। Maybe to begin with, Saha might be there because keeping में they have another very strong surprise element. Okay, चलो उस पे भी आते हैं हम। हाँ, उस पे भी आते हैं। तो इन टोटलिटी अगर आप बोलोगे तो आप ओपनर्स को आप 9 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 कह सकते हैं। दोनों गुड है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। वन डाउन पे आपने रखा है विलियमसन या अजमतुल्ला ओमरजाई। ओमरजाई ने रिसेंट टाइम में दिखाया काफी अच्छा खेला है, काफी अच्छा खेल रहा है, 100 किया उन्होंने, वर्ल्ड कप ही डिड वेल, प्लस ही इज अ बॉलर आल्सो, प्लस ही इज अ बॉलर, ही इज अ हैंडी बॉलर, इज अ हैंडी बॉलर। तो मेरे को रीजन नहीं समझ आ रहा कि क्यों ना खिलाया जाए, खास करके व्हेन ही इज एट द पीक। देखो और साथ में एक और चीज भी जाती है, अगर तो शुभमन गिल का अच्छा सीजन शुरू रहता है तो जो एंकर वाला रोल है, शुभमन T20 पूरा खेल के जाते हैं, ही इज लाइक दैट लॉन्ग 100, तो विलियमसन की जरूरत नहीं है, शायद ना पड़े। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वहां शायद हो सकता है, पर बहुत मुश्किल बैट है विलियमसन को ना खिलाना। लास्ट सीजन में विलियमसन नहीं खेलना, चलो इंजरी थी, और रीजंस थे, बट तो क्या पता टीम का कॉम्बिनेशन बैठा रहे बिना विलियमसन के भी, तो वी माइट सी विलियमसन नॉट प्लेइंग इनफ मैचेस अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो जाए किसी फॉरेन प्लेयर की, exactly. तो बात और है। तो वन डाउन अगर ओमरजाई के साथ जा रहे हैं तो दे आर बीइंग वेरी एक्सपेरिमेंटल, बट वो लग रहा है कि शायद काम कर जाए, बिकॉज वन डाउन पे जैसे ओमरजाई एज अ बैट्समैन अगर मैं बोलूँ तो ही कैन प्ले इधर एट वही 110-120 के स्ट्राइक रेट पे, ही कैन आल्सो प्ले, बट एट द सेम टाइम ही आल्सो हैव कैपेबिलिटी, पावर गेम भी, तो वो अफगानी ताकत जो है वो है बंदे में, पठान है जो भाई साहब। तो मेरे को लग रहा है, मैं एनी डे मेरे को ऐसा लगता है कि आईपीएल में वन डाउन पे ऐसा सा प्लेयर चाहिए। जैसे अगर मैं आरसीबी के केस में अगर मैं एक चेंज मैं करना चाहूँगा, मैं शायद कैमरन ग्रीन को वन डाउन ले आऊँ। आ सकते हैं, कैमरन ग्रीन भी बहुत अच्छे, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि उनमें भी दोनों कैपेबिलिटीज हैं, और बॉम्बे ने किया भी था। हाँ, बॉम्बे ने किया भी था। तो मैं ओमरजाई के साथ मैं जाना चाहूँगा इफ आई हैव टू बी अग्रेसिव। एंड उसके बाद फिर आपने रखा नंबर 2 डाउन पे डेविड मिलर हो सकते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई इंडियन प्लेयर भी पुश हो सकते हैं। हाँ, डेविड मिलर को आप 5वें या 6वें पे भी खिला सकते हो, बट हाँ ये खेलेंगे, डेविड मिलर खेलेंगे तो पक्का ही, बिल्कुल सही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब एक मेरे को लग रहा है कि उनका वो वाला मोमेंट चल रहा है जो लास्ट में माइक हसी का चल रहा था, कि आपको वो चले ना चले आपको खिलाना बनता है, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच ऐसा जिता देना जो सबसे ज्यादा हाई स्टेक मैच है, और वो काफी फील्डिंग में भी एक फैक्टर लेके आते हैं, फील्डिंग में भी लेके आते हैं। वैसे भी टीम में अगर आप देखो, स्पेशली अगर शुभमन गिल एज अ कैप्टन है, आप विलियमसन भी नहीं खिला रहे हो, तो डेविड मिलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, और उनको हर टाइप की गेम खेलनी आती है। एग्जैक्टली, ही आल्सो प्लेज एंड ही इज अ फिनिशर, ही इज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये भी दिखाया कि उनको एंकर भी बनना आता है, एंकर भी आता है बनना। तो डेविड मिलर तो फॉर श्योर है। उसके बाद आपने विकेट कीपर जो है वो आपने साहा की जगह आपने रखा है रॉबिन मिंस। बताओगे थोड़ा सा इसके बारे में? ये इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल प्लेयर है एंड कम्स फ्रॉम झारखंड, ट्रेन्ड बाय धोनीज कोच। ओके, तो धोनी के जो कोच रहे हैं ओरिजिनल, उन्होंने इसे ट्रेन किया। 21 साल का लड़का है और सब कहते हैं कि धोनी की तरह ही मारता है। और प्लस लेफ्ट हैंडर है। और 21 साल का लड़का, ट्राइबल मस्कुलर पावर, वो रॉनेस है इसमें, तो ही कैन बी, और काफी लंबी लड़ाई हुई है इनके पीछे। अच्छा, CSK was also, I think CSK शायद, if I'm not mistaken, also bid for him till last 4.2 CR के आसपास में गए हैं। तो he is that X factor, that finisher, और मेरे को लगता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट, प्लस एक इंडियन क्रिकेट के लिए मुझे लगता है ना कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल दैट somebody from ट्राइबल बैकग्राउंड हैज फर्स्ट टाइम मेड इट टू दिस लेवल। आईपीएल के पहले प्लेयर, शायद मे बी इंडिया के भी पहले प्लेयर बने आगे ऐसे। क्या ये गुजरात टाइटंस ने अभी तक इस चीज पे बात करी है?
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि अब जब अहमदाबाद में ये ड्यूरिंग द सीरीज जब अहमदाबाद था या आई थिंक रांची कहीं रांची में आई थिंक, तो जब रांची से शुभमन गिल निकले हैं उस टाइम पे एयरपोर्ट पे ही मेट रॉबिन मिंस पर्टिकुलरली, तो उस चीज़ को काफ़ी मीडिया में हाईलाइट भी किया गया था। तो ही ऑल्सो मतलब मीटिंग हिम ऑल्सो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग PR एक्टिविटी। सो आई थिंक गुजरात टाइटंस इज लुकिंग एट रॉबिन मिंस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग PR एंगल इन दिस स्टोरी, जैसे रिंकू सिंह की स्टोरी चली है पिछले साल। तो मुझे लग रहा है इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी एंगल भी है। So that is the reason I see that maybe he might not get that initial matches if Saha plays, but अगर Saha का थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो there is a very strong chance that he will be a permanent. एंड मेरे को लग रहा है कि एक्स फैक्टर चाहिए इनको। बिल्कुल सही। एक और चीज भी कर सकती है RCB, शायद कीपर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला दे कि साहा से कीपिंग करवा ली और उसके बाद एज एन इम्पैक्ट रॉबिन मिंस को एज अ वो फिनिशर। यू नेवर नो। गॉट इट। उसके बाद हैं शाहरुख खान और विजय शंकर। शाहरुख खान को स्पेशली लिया है इस बार बिकॉज एक प्रॉब्लम हुई है जो हार्दिक पांड्या के जाने के साथ। हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर को कितना तो मिस करोगे, आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज नॉट बीन बॉलिंग दैट मच। लास्ट सीजन उन्होंने काफी कम बॉल ही की है, पर हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर को डेफिनेटली तुम मिस करोगे। कैप्टनसी को लेके भी आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि मैं उनकी कैप्टनसी से बहुत इंप्रेस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एज अ कल्चर जो टीम कल्चर गुजरात का वो बहुत अच्छा है, उसमें नेहरा जी को बहुत क्रेडिट जाता है। तो वो तो अभी भी रहेगा। वो 2 सालों में उन्होंने काफी अच्छा कल्चर बना लिया, तो आई डोंट सी, प्लस प्रेशर भी नहीं है, 2 सीजन अच्छा करके आए हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव टू एनीवन। तो एक फिनिशर का मिसिंग था, तो मुझे लगता है शाहरुख खान इज अ गुड बाय। वो एक फिनिशर वाला एंगल वो फिनिश। शाहरुख खान ने जितने चांसेस मिले हैं उनको उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, कुछ मैच जिताए हैं। देखो सैयद मुश्ताक अली में अच्छा करते आए हैं, तमिलनाडु के लिए अच्छे मैचेस किए हैं। मुझे लगता है इससे पहले जो उनकी टीम थी पंजाब, वहाँ पे पंजाब इनको शायद अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाया। पंजाब का बैटिंग का इतना फ्लक्चुएशन रहता है। पंजाब का तो अब पंजाब की बारी बहुत ज़्यादा रोना है हमें। पंजाब की टीम हर बार ही हम तो रोते हैं, मुझे लगता है तो पंजाब की बारी तो तभी बात करते हैं। उन्होंने शाहरुख खान को कैसे यूज़ करा, उन्होंने किस प्लेयर को अच्छे से यूज़ करा, पहले तो ये आना चाहिए पॉइंट। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान आई थिंक इज अ गुड पिक। तो वो कहीं ना कहीं वो हार्दिक पांड्या रोल में आ सकते हैं एंड ही कैन फिल दैट गैप एज अ हिटर, एज अ फिनिशर। प्लस तवत्या तो है ही है इनके पास एज अ फिनिशर। एक और राहुल तेवतिया को भी आपने डाला है टीम में। और अच्छा, विजय शंकर एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है? मुझे तो बहुत बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। बिल्कुल सही। अभी मुझे मतलब एक्चुअल में तो मैं बिट्स एंड पीसेस विजय शंकर को बोलूँगा। नीदर ही इज डेडली विद द बॉल, नेवर ही हैज़ प्रूव्ड फॉर एज अ बैट। कुछ इनिंग्स रही हैं इनकी जब इनको एंकर रोल दिया गया था गुजरात टाइटंस में, अदरवाइज वैसे आप देखो तो कोई बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर तो नहीं रहे। मे बी कुछ मैचेस में इधर नीचे कर लिया, बट वो जितने चांसेस मिल रहे हैं आपको उस हिसाब से तो नहीं। मतलब अगर मैं विजय शंकर की बात करूँ तो विजय शंकर से ज़्यादा इम्पैक्ट इनिंग्स तो सरफराज खान ने खेली है। बिल्कुल सही। थोड़ा इसलिए मैंने इनको अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। मे बी ही माइट फिट इन समवेयर, कोई इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है तो स्क्वाड में है। राहुल तेवतिया तो रहेंगे, पिछले 2 साल के सीजन के हीरो रहे हैं, एटलीस्ट कुछ इनिशियल मैचेस खेलेंगे। आपको वैसे कॉन्फिडेंस आता है? मतलब अगर आप ये मैचेस भूल जाओ जो राहुल तेवतिया ने जहाँ पे एक्सेप्शनली परफॉर्म कर दिया, छक्के मार के मैच, उसने ऐसा नहीं है कि 1-2 मैच में किया। अब देखो पर हाँ, मतलब मैं भी हैरान हूँ। देखो कुछ बंदों में ना वो मेडास टच होता है, वो सेंस ऑफ मतलब वो ऑरा होता है कि लॉर्ड शार्दुल। हाँ, मतलब फॉर दैट मैटर यस, और भी बहुत लोग रहे हैं ऐसे जिनको क्रंच सिचुएशंस में वो निकालना आता है। अब देखो ना, शार्दुल ने जब बॉल अभी रणजी में खतरनाक सिचुएशन में तो वो ऑलमोस्ट 75 प्लस मार गया और सेकंड इनिंग में पहली बॉल पे आउट हो गए जब बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी। तो कई लोगों को लगता है क्रंच सिचुएशन का दिमाग ही थोड़ा अलग तरीके से चलता है। तो ही इज दैट गाय डेफिनेटली। तो राहुल तेवतिया इज अ सॉलिड नंबर 7 फॉर मी फॉर श्योर। तो राहुल तेवतिया एज अ बॉलर कर तो नहीं रहे काफी टाइम से, मे बी का ओवर तो कर लें, तो पर ज्यादा उम्मीद तो मेरे को लग नहीं रहा है ना। ठीक है, राशिद खान। एक और बात आप देखो ना, अगर ऊपर की अगर हम देखें पहले 7 में आपके पास बॉल करने वाले है ही सिर्फ उमर जाई। तो इनका एक बहुत बड़ा गैप ये है कि इनके पास कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। तो मेरे को लगता है वो इम्पैक्ट प्लेयर वाली गेम इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज काफ़ी हद तक गुजरात अपनी बॉलिंग ऑप्शंस उन्हीं से पूरा करेगा। वैसे
अगर आप देखा जाए जो ये बात होती है कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में टीम की आप बोलो ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंसी कम करता है। एग्जैक्टली मैं कहूँगा अगर आप इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से सोचो तो इट इज़ अ ब्लंडर। रीजन कि ऑलराउंडर्स ग्रूम ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही। अब हम हार्दिक पांड्या जैसे और प्लेयर्स जो ऑलरेडी बहुत बड़ा अकाल पड़ रखा है उस अकाल को बढ़ते ही देखेंगे, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर आने के कारण किसी भी स्काउटिंग टीम के लिए ये प्रायोरिटी ही नहीं रहेगी कि हम एक अच्छा ऑलराउंडर लेके आए उसे ग्रूम करें। तो आई एम नॉट, चलो मे बी दे हैव मेड थिंग्स मोर एक्साइटिंग, मोर बैलेंस, मोर इवन कीन, कि टीम थोड़ी और इक्वली मैच हो और टाइट हो, इसलिए लास्ट सीजन काफी टाइट गया भी है, एंड तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट on totality, in totality, I am a bit worried about the Indian cricket because this might push this gap of, I think, missing an all-rounder even more. राशिद खान डिस्कशन की जरूरत नहीं है। Perfect number 8 can play a firepower inning also. 4 ओवर तो उनके आपको पता ही है कि आपको बिल्कुल 5-6 की कॉन्बी में मिलने वाले हैं। थोड़ा इंजरी से वापस आ रहे हैं तो इसलिए मैं देखता हूँ आयरलैंड वाले ODIs का थोड़ा है कि हाउ ही यूजेस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर मैच फिट, बट आई थिंक ही इज अ सीजन प्लेयर, तो उनके बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब ही इज ऑलरेडी प्रूवन हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स, तो डन तो कर ही लेंगे। 9th नंबर पे हैं हम सबके फेवरेट उमेश यादव। देखो अब शमी, बिकॉज हिज रूल्ड आउट, तो शमी का रोल अब कहीं ना कहीं उमेश यादव को फिल इन करना पड़ेगा। तो उमेश यादव ने वैसे रिसेंट टाइम में, मतलब अगर वैसे बोले एक बार दोबारा वापसी तो करी थी, पर कि जैसे शैडोज में गए थे फिर वापस तो आए अब थे। देखो रणजी में भी उनको एक बड़ी अच्छी सीम फ्रेंडली विकेट मिली, कुछ नहीं करा, कुछ खास नहीं कर पाए, मतलब वो लगा नहीं है। अब 36 साल के हो गए हैं, 36 की एज में एज अ फास्ट बॉलर, अंटिल अनलेस यू आर जिमी एंडरसन, अब बहुत मुश्किल होता है वापस आना। तो अगेन ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अभी इंडिया कॉन्ट्रैक्ट भी लूज कर दिया है, तो मे बी शायद अंदर से थोड़ी आग तो होगी कि कुछ प्रूव करके दिखाऊं। तो गुजरात टाइटन का ये कंसर्न है कि शामी होते तो गुजरात टाइटन का काफी स्ट्रॉन्ग चांस। आई गेस उमेश यादव ने स्टोरी भी डाली है, उसके बाद काफी बात हुई है कि देखो मैं एक चीज बोलूंगा, पर इनका जाना बनता था, मेरे को लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट से। हाँ, बिल्कुल सही। एक बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, गुजरात टाइटंस शायद इस सीजन हार्दिक पांड्या को बिल्कुल मिस ना करें, बट वो शामी को काफी मिस करने वाले हैं। अगर शामी होते तो मैं ऑटोमेटिक टॉप 4 सिलेक्शन इनका लेके चलता, अदरवाइज कोई बहुत लंबा चेंज नहीं आया इनकी टीम में ना हार्दिक के जाने से। दे हैव ऑलरेडी फिल्ड दैट गैप रियली वेल, बट शामी जैसा जो वो होल है उसको भरना थोड़ा मुश्किल होगा। 10th नंबर पे मोहित शर्मा। नाउ जो मोहित शर्मा का जो लास्ट सीजन गया है, उससे भी लास्ट जो गया है, वो मेरे को नहीं लगता कि मोहित शर्मा पे तो अब कोई डाउट्स हैं। बट एट दिस उससे लास्ट तो नहीं थे, उससे लास्ट नहीं, सॉरी लास्ट सीजन जो Last था वो season तो में बहुत मतलब- एक्सेप्शनल गया उनका। हाँ, बट वही हो जाता है कि फिर से एज, हंगर, तभी मैं कहूँगा कि बॉलिंग में थोड़ा सा मैं इनकी भी थोड़ी डाइसी हूँ। फास्ट बॉलिंग में हाँ, नॉट एज बिग होल्स एज RCB, बट स्टिल है, बिकॉज जो स्पेंसर जॉनसन उन्होंने लिया है, स्पेंसर जॉनसन दैट्स अ वेरी गुड पिक। उनका BBL बहुत अच्छा रहा है, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स में बहुत अच्छा करते आए हैं, तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एडिशन है। तो एक अच्छा फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसे पिक करना वाज अ गुड चॉइस। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अच्छा गैप इन्होंने भरा है। तो अगर इनके वैसे फास्ट बॉलर्स में देखा जाए तो उमेश यादव, मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन और उमर जाए, आप बोलोगे ओके ओके है, 7 on 10 कह सकते हैं। 7 out of 10 कह सकते हो आप। जो पेस है स्पिन में आपके पास राशिद खान है, एंड सपोर्टिंग में आप या तो शाहरुख खान है या तेवतिया। तेवतिया शाहरुख खान तो नहीं करते हैं बॉल, मतलब वो ध्यान से मैं काउंट तो नहीं आप मान करूंगा। के चलो कि सिर्फ राशिद खान ही स्पिनर रहने वाले हैं इनके, बिल्कुल सही। तो दे विल बी गोइंग विद 1 स्पिनर ओनली। हाँ, और कुछ दिख नहीं रहा है, अगर कोई लेके भी आते हैं इंडियन स्पिनर तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो ये गैप है। बॉलिंग थोड़ा मुझे हल्का तो लग रहा है इनके पास जो नूर था, नूर का क्या सीन है? देखो वही है, नूर अगर आएगा तो वो एज अ सब आएगा। मुझे यही दिख रहा है कि इनका ऑलराउंडर वाला जो गैप है वो इम्पैक्ट प्लेयर काफी मेजर रोल प्ले कर सकता है, और नूर ऑल्सो डिड वेल, तो एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो एंड ही इज जाता अ है। मिस्ट्री स्पिनर। एग्जैक्टली। तो मेरे को तो लग रहा है स्पिन डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया है इनका। नहीं, स्पिन का मुझे कोई कंसर्न नहीं है इनका, मैं वही कह रहा हूँ बॉलिंग में मुझे नहीं, अगर मेरे को 2 चाहिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ, तो एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह नूर कैन ऑल्सो कम इन,
नूर है, राशिद हैं, दोनों अच्छे बॉलर हैं। नूर का अभी S20 भी काफी अच्छा गया है, वहाँ पे इकोनॉमिकली काफी अच्छा करा उन्होंने। 5 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी रही है, वो भी आप ये समझो साउथ अफ्रीका के पिचेस पे, हाईली कमेंडेबल। तो ये दो अच्छे हैं। और बॉलिंग में थोड़ा फास्ट बॉलिंग में शमी होते तो आई वुड हैव इजीली सेड कि ऑटोमेटिक टॉप 4 सिलेक्शन था ये। तो बैटिंग में तो मुझे कहीं गैप दिख ही नहीं रहा है। और हार्दिक पांड्या को शायद इतना मिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो जिससे मिस करेंगे ज़्यादा वो मोहम्मद शामी होने वाले हैं। इनकी टीम में अगर देखा जाए, अगर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में बोलूँ तो एक चीज़ जो अच्छी निकल के आ रही है वो ये है कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी लोअर साइड पे रहने वाली है। देखो बॉलर्स तो अगर आप तीन बॉलर्स अगर आप देखो, मोहित शर्मा, राशिद खान और नूर, ये मिला जुला के आपको 7 की इकोनॉमी दे देंगे। तो उमेश यादव थोड़े डाइसी हैं उन लोग। उसके बाद है स्पेंसर जॉनसन का, आप बता हाँ, सकते वो भी हो, अच्छे हैं, वो भी 8 तक की मैक्सिमम देंगे। अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि मुश्किल आएगी। उमेश यादव, जोसुआ लिटिल भी हैं, ओके, वो भी हैं आयरलैंड के बॉलर। ही आल्सो डिड वेरी वेल और ही हैज आल्सो इंप्रूव्ड एज अ बॉलर अ लॉट। एग्जैक्टली। बॉलिंग सॉर्टेड है काफी हद तक। शमी होते तो बिल्कुल आंखें बंद करके मैं कह रहा था कि कहीं कोई गैप दिख ही नहीं रहा था फिर इनकी टीम में। गॉट इट। तो अगर, और मेरे को लग रहा है बैटिंग में भी इनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इनकी टीम कंपैरेटिवली आप देखो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। देखो सिर्फ एक जो गैप लग रहा है कि शमी को कैसे भरेंगे, और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि एक न्यू कैप्टन है, तो उनकी कैप्टनसी में एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी जब तुम्हें भरनी होती है उसमें कैसे चला जाए। पर मेरे को एक बात बताओ, वैसे जैसे T20s, ये खास करके गुजरात जैसी टीम है, जो गुजरात, अगर मैं एज अ फ्रेंचाइजी की बात करूं तो दैट इज़ रन बाय प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना, कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं। तो जब कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं तो दे आर डूइंग देयर होमवर्क, सारा कुछ कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी कि पहले ही सारा कुछ सेट होता है कि कैसे खेलना है हमको। आईपीएल में नो डाउट कि काफी हद तक मैनेजमेंट का रोल बहुत ज्यादा है। फुटबॉल के वाले मोड में जा रहा है आईपीएल, कि जहाँ पे जो इवन मैनेजमेंट हैज लॉट ऑफ रोल्स टू प्ले। बट अगर आप ये देखो कि चेन्नई में और मुंबई में जो एक्स फैक्टर रोहित शर्मा और धोनी लेके आए हैं कैप्टनसी में, कहीं ना कहीं हार्दिक के साथ वैसी स्टोरीज जुड़ने लग गई थी। तो वो एक एलिमेंट है। फिर भी मेरे को लग रहा है आई एम स्टिल स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग दैट कि हार्दिक को शायद इतना ये मिस ना करे एज अ कैप्टन, क्योंकि रन बाय मैनेजमेंट ही होगा। तो क्योंकि मैं भी समझता हूँ शुभमन गिल एज अ कैप्टन, वैसे भी मौका तो मिला नहीं है ज़्यादा। रणजी में भी मोला कभी बने कैप्टन? नहीं, तब भी नहीं रहे ज़्यादा। तो सिर्फ अंडर 19 ही रहा इनका। अंडर 19 में भी नहीं थे, तब शॉ थे। अच्छा, तब शॉ थे, पृथ्वी शॉ कैप्टन रहे हैं तब। तो नो डाउट थोड़े वही हैं एज ए कैप्टन, थोड़े अंडरकुक्ड हैं। तो इट विल बी अ गुड थिंग टू सी दैट हाउ ही इवॉल्व्स। क्या ये भी सचिन तेंदुलकर जी की तरह कैप्टनसी नहीं मैनेज कर पाएंगे? लेट्स सी। थोड़ा आगे और सचिन के साथ कंपैरिजन तो बहुत होता है, क्योंकि भाई साहब का बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो गुजरात के आपने जो हाइज बोले हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ्स हैं वो यही है कि कोई प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सीज़न बहुत बड़े गए हैं। दे हैव नथिंग टू लूज, कोई इनकी वो नहीं आती, बैगेज नहीं आ रहा कि कब से जीत नहीं रहे हैं। ठीक है, टीम कल्चर अच्छा है, दिखता है इनका आपस में। एंड जो टीम है वो बहुत ज़्यादा इन मामलों में बैलेंस्ड है कि यंगस्टर्स भी हैं और सोचो यार, बड़े भी हैं। लास्ट सीजन एक मैच में तुमने 5 छक्के खा लिए और वहां से तुम मैच हार गए। अगर ये चीज़ आरसीबी के साथ हुई होती तो आरसीबी बिखर जाती। उसके बाद भी तुमने अपने ग्रुप को टॉप किया, इनफैक्ट टेबल को टॉप किया, और फाइनल में भी बिल्कुल लास्ट राउंड पे हारे। तो दैट क्लियरली शोज की टीम कल्चर तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली बहुत अच्छा माहौल दे रखा है टीम को। ऑल इन ऑल अगर हम ये बोल रहे हैं कि गुजरात टाइटंस को देखने में मजा बहुत आएगा इस बार। हाँ, क्योंकि काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी इस बार। काफी हद तक एक श्योर शॉट टॉप 4 कंटेंडर दिख रहे हैं। तो अगर आपको वैसे रैंक करना हो तो इसको आप 5th या 6th नंबर पे आप करना चाहोगे, है ना? कि अगर नहीं, गुजरात मेरा टॉप 4 है, अभी भी है। यस डेफिनेटली, आज भी है। दे आर टिकिंग लॉट ऑफ बॉक्सेस फॉर मी, तो स्टिल दे आर इन टॉप 4 फॉर श्योर। गॉट इट। तो जब हम सारे इन टीम्स के एनालिसिस करेंगे तो वी विल श्योरली क्रिएट आवर टेबल, एंड फिर हम जब आईपीएल ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके साथ मिलाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि आईपीएल T20 सच एन अनप्रेडिक्टेबल गेम कि मजा आएगा कि उसमें कितनी प्रेडिक्शन सही जाती है। एग्जैक्टली। तो आरसीबी का अगर आपको रैंक रखना हो तो क्या रखोगे?
आरसीबी की किस्मत थोड़ी खराब रही है, मैं तो 5th 6th पे जाऊंगा अभी भी तो 5th 6th अच्छा है, आपको पता ना, हाँ, दे आर वो शोइंग थोड़ा इम्प्रूवमेंट. थोड़ा इमोशनल एंगल एज जुड़ा अ हुआ है। फैन, आरसीबी फैन, मैं ये बोल सकता हूँ कि 5th 6th अगर हो रहा है तो आई वुड से कि मैं इस चीज़ की खुशी मनाऊंगा कि मैं बॉटम 2 में या बॉटम 4 में नहीं हूँ. हाँ वो भी हो सकता है, वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, आरसीबी बिखरती तो बिल्कुल ही बिखर जाती है। बट हाँ, अगेन आरसीबी एक ऐसी टीम है जिससे आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली गेम है. बिल्कुल से, नो तो यू नेवर नो इनका कौन सा एक प्लेयर एक्सेप्शनली खेल जाए और पूरी टीम अपने कंधों पे ले जाए और क्रंच सिचुएशंस में इनमें से कोई भी प्लेयर चल जाए तो जीत सकते हो आप इनके, क्योंकि हैं ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं. तो आरसीबी बट 5th 6th. तो अभी के लिए तो हम ये नोट डाउन कर लेते हैं रैंक्स, आप लोग भी कर लो. एंड चलो, ये तो हमारी हो गई डिस्कशन दोनों टीम्स की. अब थोड़ी सी बोनस फुटेज है जो कि है, जो हमारा अभी रणजी सीज़न ख़त्म हो गया है, रणजी ट्रॉफी ख़त्म हो गई है. मुंबई वंस अगेन लाइक सो मैनी सीजन्स 42nd सीजन ये जीत गए हैं. 42nd टाइम चैंपियन बन रहे हैं कैसा रहा मैच? यार। काफी वन साइडेड सही हो गया, फर्स्ट डे के बाद तो समझ ही नहीं आया, पहले दिन तो एक बार फंस गई थी मुंबई, बट दिखा कि उनका स्क्वाड में डेप्थ ही बहुत है यार. अभी तो सोचो ना कि उनका अगर देखा जाए तो उनका एक्चुअल प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए. रोहित शर्मा, जायसवाल, वन डाउन भी मतलब श्रेयस अय्यर. फिर शायद मुझे लगता है पृथ्वी शॉ चले जाएंगे वन डाउन, क्योंकि दोनों ओपनर ऊपर फिक्स हो गए हैं. फिर 2 डाउन श्रेयस अय्यर, स्काई भी अभी नहीं है, इंजर्ड हैं. फिर आपके सरफराज नहीं खेले हैं, वो भी नहीं है. तो 6 तो आप देखिए पूरा गायब ही था ऑलमोस्ट. टॉप 6 तो उनका खेला ही नहीं है एक तरह से. ठीक है, तो उसके बाद बॉलिंग में भी उनके पास और ऑप्शंस हैं, प्लेयर्स हैं. तो काफ़ी सारे आप देखो ना, मुंबई का ऐसा सीन है कि उनकी ऑलमोस्ट 11 में से जो करंट 11 भी खेल रही है उसमें से भी 7-8 प्लेयर्स हैं जो नॉकिंग ऑन द डोर्स टाइप रहे हैं, कुछ ना कुछ सीन में रहे हैं. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्चर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री से आ रही है. तो यार पता ही था कि ये होने वाला है. There's a reason for it. They are a more system driven team. Even before independence. ओके मुंबई क्रिकेट काफ़ी आगे था, वहाँ पे लीग क्रिकेट बहुत फेमस था. ओके. मतलब रिलीजन्स के नाम पे टीम्स बनती थी और 4-5 टीम्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीग रहा है इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, बिकॉज मुंबई इज वन सिटी विच इज बीन डेवलप बाय ब्रिटिशर्स. तो उनकी छाप वहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखती है. तो क्रिकेट का तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड लेगेसी है, एंड दैट इज वाई स्कूल कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो एक पूरा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि बच्चा स्कूल से धीरे 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 ग्रेजुएट होके मुंबई टीम तक आता है. तो वो मुंबई के मैदानों से इसलिए काफ़ी हीरे निकले हैं. सचिन, गावस्कर, जहीर खान, बहुत है, मतलब उनके पास भर भर के लोग हैं. तो काफ़ी हद तक वैसा कुछ सरप्राइजिंग चीज़ लगी नहीं है. ओवरऑल डोमेस्टिक सीजन का क्या कहोगे, कैसा सीजन रहा, मतलब व्हाट इज योर टेक? मतलब मैं ज़्यादा नहीं कुछ. तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा था कि आप क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक सीजन के बारे में बात करना चाहोगे तो क्या कहोगे. तो मैं एक कुछ पर्सनल एग्जांपल अगर दूं तो पूरे इंडियन इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही चाइनामैन बॉलर दिखता है, कुलदीप यादव. ऐसा क्यों? लेफ्ट आर्मर्स तो बहुत हैं, बहुत लेफ्ट आर्मर्स हैं हमारे पास. बट कोई शैम्स मुलानी मुंबई के लिए खेले हैं, फिर उनका ओपोजिशन में एक अच्छा बॉलर नया था. फिर आपके पास इवन और बहुत प्लेयर्स हैं, साई हैं यहाँ पे, साई किशोर हैं. फिर काफ़ी लोग रिटायर भी हो गए हैं ऑलरेडी. अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं. मतलब इंडिया के पास लेफ्ट आर्मर्स की बाढ़ है. पर सारे फिंगर स्पिनर्स हैं. Yes. दे आर नॉट रिस्ट स्पिनर्स. Yes. So I'll just share a very strong personal story also in this. When I was in under 14, तो मैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉल करता था. ओके. तो I was fast tracked to under 16 because चाइनामैन मेरी ऑलमोस्ट 2-3 फुट टर्न हो जाती थी, काफ़ी टर्न होती थी. तो अंडर 23 में जो लेफ्टीज थे वो मुझे प्रैक्टिस के लिए भी बुलाते थे. पर जब मेरे अंडर 16 के ट्रायल्स हुए थे तो कोच ने ट्रायल लेने से मना कर दिया था. तो ही सेड यू आर अ लेफ्ट आर्मर, तो तुम्हारी बॉल राइटी के लिए अंदर क्यों आ रही है? जो चाइनामैन की स्टॉक बॉल है वो रिस्ट पिन है आपकी, तो रिस्ट पिन पड़ के अंदर आएगी. तुमको लग रहा था कि यू हैव अ टैलेंट की लेफ्ट आर्मर्स बहुत कम होते हैं, तो तुम्हारी बॉल राइटी के लिए बाहर जानी चाहिए, तो फिंगर स्पिन करो. तो मेरा जो नेचुरल टैलेंट था लेफ्ट आर्म चाइनामैन करने का,
वो कोचेस ने ही मना कर दिया कि मैं ट्रायल्स भी नहीं लूंगा। तो हुआ क्या, मैंने चाइनामैन छोड़ के फिंगर स्पिन शुरू करी, तो मुझे फिंगर स्पिन की बेसिक्स भी नहीं आते थे, तो मैं मोर और लेस सीन पे पकड़ के आर्म बॉल कर देता था। तो काफी बार तो मुझे भी नहीं पता होता था कि बॉल अंदर आएगी बाहर आएगी, तो बैट्समैन को क्या समझ आएगा। जस्ट लाइक जडेजा, आप ही से लेजेंड यार, उनका तो ही अंडरस्टैंड। लाइक अक्षर पटेल नहीं फिर भी हाँ, अक्षर पटेल मैं फिर भी कहूंगा, पर जडेजा को तो पता है उनका कि इनको डांट कब मारनी है, कब क्या करनी, टू एक्सपीरियंस ऑन दैट। मुझे नहीं पता होता था मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे ट्रायल्स में भी काफी विकेट आ गए थे, 4 ओवर के ट्रायल में 6 विकेट आ गए थे। ओके, बट ड्यू टू स्टडीज आई हैड टू लीव आउट बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर IIT, तो वो नहीं हो पाया। बट एक चाइनामैन में मेरा एक अलग लेवल का ऑरा बन गया था क्लब क्रिकेट में एंड ऑल में। स्टिल कोचेस सेड कि हम ट्रायल्स भी नहीं लेंगे अगर तुम फिंगर स्पिन नहीं करोगे। मेरे को ना समझ नहीं आता कि ऑफ स्पिनर इंडिया में हमेशा डोमिनेट करते आए हैं। कहाँ रहे? नहीं मतलब ऑफ स्पिनर्स अगर मैं वैसे बोलूं, अश्विन से पहले आप अगर जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो 99 में मैं खेला हूँ क्लब क्रिकेट, 99-2000 के राउंड में क्लब क्रिकेट ये स्टेट लेवल्स एंड ऑल सब खेला हूँ। तो उस टाइम पे तो लेग स्पिनर में अनिल कुंबले थे, शेन वॉर्न थे, तो देखा यही जाता था कि मेजॉरिटी राइटी है और उनके लिए बॉल बाहर जानी चाहिए। तो जो कुंबले वाला मोड था वो भी वैसे तो बी ऑनेस्ट आउटलायर ही थे वो भी, क्योंकि वो स्पिन नहीं करते थे, वो हवा नहीं देते थे बॉल को। तो कुलदीप यादव एंड फॉर दैट मैटर इवन बुमराह, ये आउटलायर्स हैं। ऐसे प्लेयर्स इंडियन सिस्टम से आइडली निकलने नहीं चाहिए थे, जैसे हमारा इंडियन सिस्टम श्रीलंकन सिस्टम के जैसा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू बॉलर्स को भी इंकरेज करता है। तो ये डोमेस्टिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हम डोमेस्टिक से बैट्समैन तो बहुत देखते हैं आते हुए, बॉलर्स का गैप इसलिए रहा है बिकॉज ट्रेडिशनल सोच में बहुत फंसे हुए हैं। कुछ भी थोड़ा डिफरेंट आ जाता है तो समझ नहीं पाते। पर अगर किसी भी स्पिनर की अगर जो सेकंड वेरिएशन है अगर वो भी अच्छे से टर्न करने लग जाए, देखो जब मैं तो फिर तो वो डेडली है। नहीं, अब अंडर 14 जब मैं खेला हूँ, अंडर 16 में खेला हूँ, तो मेरे पास गुगली तो नहीं था। एट दैट एज अगर तुम एक सिंगल स्किल में भी मास्टरी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी बॉल अंदर तो आती थी एक राइटी के लिए, पर मेरे पास बाहर जाने वाली बॉल तो नहीं थी क्योंकि मैं उतना ऑब्वियसली इतना स्किल्ड तो नहीं था। आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट एट दैट टाइम, सो आई कुड स्पिन द बॉल अ लॉट, आई कुड गिव इट अ रिप। लेफ्टीज के लिए तो नाइटमेयर ही था, छक्के भी बहुत पड़ते थे बिकॉज उस टाइम पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि तुम तेज मार सको, तो बॉल लूपी ज्यादा होती थी। तो पर अच्छा खासा तंग भी किया, पर मेरे पास तब गुगली ये सब आर्ट तो नहीं थी, और टू बी ऑनेस्ट कोई देखने वाला भी नहीं था जिसको मैं फॉलो कर सकूं। सिर्फ एक ब्रैड हॉक थे, और वो भी कोई इतने कंसिस्टेंट प्लेयर उस टाइम तक तो नहीं थे बिकॉज शेन वॉर्न और मैकगिल के होते हुए वो इतना आ भी नहीं पाते थे। तो यू हैड नथिंग टू बेसिकली फॉलो। तो ये कंसर्न रहा है इंडियन क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि दे आर वेरी ट्रेडिशनल इन देयर थॉट प्रोसेस। बिकॉज मैंने खेला है, देखा है उस लेवल पे, तो ये कंसर्न मैंने काफ़ी हद तक ऑब्जर्व किया है कि हमारे कोचेस का सबका वो प्रोसेस रहता था कि यू शुड बी इन द ट्रेडिशनल मोल्ड। अगर उस मोल्ड से बाहर जा रहे हो तो दे विल नॉट इंकरेज। ऑन द कॉन्ट्ररी इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट लाइक दैट। तो दे इंकरेज द रॉ टैलेंट ऑल्सो, दे ग्रूम इट इन दैट सेंस ओनली। तो वो मिस्ट्री एक्स फैक्टर प्लेयर्स इसलिए ज़्यादा निकल के आए नहीं इंडियन इकोसिस्टम से। पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या अगर मतलब रिस्ट स्पिनर्स के पास वेरिएशन हो तो फिर ये मैटर भी करता है फिर कि वो लेफ्ट आर्म है या राइट आर्म है? वेरिएशंस बहुत लेट डेवलप होती हैं। हाँ, आप एक अर्ली एज में वेरिएशन करने वाले नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अब नहीं, पर आप कैसे करोगे अगर आप एज अ बॉलर स्टार्टिंग में अपने प्राइमरी स्किल के लेवल पे ट्रायल्स के लिए भी पिक नहीं हो रहे हो, तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि वो बॉलर उसके ऊपर वेरिएशंस बिल्ड करेगा? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि गॉट इट कि स्टॉक बॉल ही अगर तुमने आने नहीं दी सामने तो वो बच्चा कब वेरिएशन पे काम करेगा? बिल्कुल सही। तो किसी के लिए इंसेंटिव ही नहीं बचा कि मैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन बनूं। बिल्कुल सही। तो मुझे अच्छे से याद है पटियाला में NIS में हमारा एक मैच हुआ था। आई वाज 13 और 14 और समथिंग, 13 आई गेस, एंड हम BA के स्टूडेंट्स के साथ खेलने गए थे, और वहाँ पे भी मैंने एंड दे कुड नॉट पिक माई चाइनामैन, तो उनसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बॉल टर्न कैसे हो रही है। तो आई हैड 3 विकेट्स, बट ये सब होने के बावजूद भी द थिंग इज कि दैट इज वन रीजन आई पर्सनली फील कि इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में ये पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत जरूरी हो रहा है। बुमराह हैज कम अप एंड कुलदीप हैज कम अप, एंड इस बट हम ये भी तो देखते IPL के कारण ज्यादा हो रहा है बिकॉज IPL के जो स्काउट्स हैं, द इंटरनेशनल स्काउट्स, वो ज्यादा ओपन माइंडेड है, मुझे जो लगता है। एंड मुझे तो लगता है वो ये भी देखते हैं कि कुछ नया तो लाना ही पड़ेगा, कैसे बेवकूफ बनाएंगे हम बाकी प्लेयर्स को, कैसे हम उनको डराएंगे, कुछ एक अनसर्टेनिटी, डाउट
जो है जैसे किसी केकेआर के player- लिए लास्ट ईयर एक स्पिनर खेले हैं सुवेश, वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर थे, तो ये चीजें अब दिखने लग गई हैं इंडियन क्रिकेट में, पहले हाँ नहीं होता इसीलिए था। इसीलिए यहाँ तक कि अगर आप देखो तो प्रवीण तांबे, द ग्रेट प्रवीण तांबे, उनको करा गया था। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे अगर डोमेस्टिक की बात की तो व्हाई आई रेट आईपीएल अ लॉट मोर, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग इन दैट फ्रेश टैलेंट आल्सो, स्काउटिंग सिस्टम बेटर है, ज्यादा बेटर लुक्ड आफ्टर है प्लेयर्स। और यही रीजन है कि इंडियन टीम में भी आईपीएल की वजह से प्लेयर्स जा रहे हैं। अब वरुण चक्रवर्ती को देखिए, वो ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर, वो बंदे ने तो कभी रणजी कुछ भी नहीं खेला, तो ही गॉट पिक्ड, ही इवन गॉट पिक्ड फॉर इंडियन टीम आल्सो। चलो फिटनेस उस लेवल पे नहीं है, वो मैच अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है, बिकॉज ही हैज नॉट प्लेड एट द जूनियर लेवल्स दैट मच, बट अदरवाइज वो रणजी में तो स्पॉट भी ना होते ऐसे प्लेयर। तो नटराजन वाज आल्सो वन सच एग्जांपल। तो ये आईपीएल का काफी मेजर एक कंट्रीब्यूशन तो है कि तो उन्होंने ये चीज़ है, तो इसका तो एक ही तरीका है ना कि जो कोचेज हैं, जो ये रणजी टीम्स के कोचेज हैं, मैं रणजी की नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो जूनियर लेवल पे भी कोचेस हैं, जो स्कूल Okay, लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट हैं। लेवल पे। पर मेरे को एक बात बताओ ना, अगर इतने ओपन माइंडेड वो होते तो वो फिर बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे होंगे भी क्यों? वो अब देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल में जो है वहाँ पे इंसेंटिवाइजेशन इतना अच्छा है, सैलरीज इतनी अच्छी हैं कि बढ़िया लोग जो अच्छे अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं उनके लिए भी एक इंसेंटिव होता है टू गो बैक एंड जॉइन दोज लेवल्स। आई थिंक अगर वो लेवल के लोग जुड़ेंगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम होगा। ऐसा तो है नहीं है कि एवरी डोमेस्टिक प्लेयर गेट्स एब्जॉर्ब्ड, उनको भी आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट बहुत सारी ऑप्शंस चाहिए। तो अगर अच्छे एवेन्यूज होंगे, अच्छे उस लेवल पे स्पेंड होगा जो आईपीएल कर रहा है। आईपीएल अपने स्काउटिंग एजेंट्स पे, अपनी अकेडमीज पे एक अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर रहा है। दे आर ग्रूमिंग टैलेंट अ लॉट, उनके अपने इन हाउस टैलेंट बहुत ऊपर आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रणजी में वो चीज़ का गैप है, दैट हैज टू इम्प्रूव। तो मैं खुद पर्सनली सफर कर चुका हूँ, आई कैन स्टिक आउट माय नेक एंड से कि ये ज़रूरत है। तो हमारी यही दिक्कत है। व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि हमने डिसाइड करा था कि हम आईपीएल के राउंड रखेंगे, बट हाँ रणजी को भी एक बार तो हमें अलविदा बोलना था बिफोर आईपीएल सीजन। तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस लगा कि व्हाट आर दी इश्यूज विद रणजी सिस्टम। जो अगर क्रक्स में अगर मैं समझाऊँ जो यही है कि बेसिकली दे हैव टू इवॉल्व, सिस्टम हैज़ टू इवॉल्व, दे हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल। एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करूँगा जस्ट ऑन अ क्लोजिंग नोट। अगर MS धोनी की मूवी देखी है तो उसमें बात होती है कि युवराज सिंह ने 300 स्कोर किया, वो बहुत बड़ा इनिंग उसकी मानी जाती है। उनकी उस इनिंग से जस्ट पहले की इनिंग्स वेर ही स्कोर्ड 100 ऑड फॉर चंडीगढ़ वर्सेस लुधियाना मैच था। आई वाज द बॉल बॉय इन दैट मैच। अच्छा, तो मैंने युवराज सिंह को अपनी आंखों से अंडर 19 क्रिकेट में, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द टूर्नामेंट का नाम क्या होता था, उसमें खेलते देखा है, बिकॉज आई वॉज अ प्लेयर एट अंडर 16 लेवल एट दैट टाइम। तो उनका जो लेवल था गेम का वो क्लियरली लीप्स एंड बाउंड्स अहेड था ऑफ द एंटायर पैक। वो एक एक ओवर में 4-4 चौके मारे थे। मतलब लुधियाना का एक बॉलर था गगनदीप, ही देन प्लेड रणजी आल्सो फॉर पंजाब, तो वो अच्छा खासा ट्रबल कर रहे थे सभी बैट्समैन को। युवराज वाज हिटिंग लाइक एनीथिंग। तो ये 99 की बात है, उस वर्ल्ड कप T20 से पहले, और वो धोनी वाली 100 से पहले की बात है, जस्ट पहले की बात है। उसके बाद ही वेंट टू बिहार एंड प्लेड दैट मैजिकल इनिंग्स ऑफ 300 प्लस। तो वो दिख रहा था कि यार ये प्लेयर तो अलग लीग का है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये प्लेयर 1 साल के बाद इंडिया के लिए खेल रहा होगा। मतलब वो तो नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इन 2000 जस्ट 1 year लेटर वो नायरोबी में ही विल बी ओपनिंग फॉर इंडिया, और अपने पहली बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया में मेगरा जैसे बॉलर्स को ऐसे मार रहे होंगे। इतना तो मैंने नहीं देखा था, बट वो क्लियर दिख रहा था कि वो प्लेयर एक डिफरेंट लीग का है। तो वो सिस्टम डेवलप प्लेयर नहीं था, वो अपने फादर की जिद का डेवलप प्लेयर था। तो वो सिस्टम डेवलप प्लेयर होते तो मुझे लगता है कि इतना क्लियर डिमार्केशन, इतना क्लियर डिफरेंस होता ही नहीं। एंड इवेंचुअली ही इज द प्लेयर जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। बिल्कुल सही, एंड ही इज आई थिंक लिमिटेड ओवर से शायद बेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेट का एवर। जस्ट लाइक जैसे गौतम गंभीर जी कहते हैं, मैं तो मानता हूँ, मैं खुद बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर एवर मैंने फॉर उनको इंडिया। उस लेवल पे इतनी क्लोजली देखा था और मैं बिल्कुल स्टन्ड रह गया था कि आदमी क्या बैटिंग कर रहा है। अच्छा, आपने उनका जैसे पॉडकास्ट देखा होगा है ना, रणवीर वाला, तो यू सॉ दैट कि ही इज नॉट हैप्पी विद द ड्यू व्हिच ही शुड हैव बीन गिवन। या he has gone through so much in life. ऐसे पता क्या होता है यार, when it was a struggle for a person like him from a very early age, कि जहाँ फादर के साथ स्ट्रगल्स रहे, डैडी इश्यूज रहे, बहुत सारे कंसर्न्स रहे,
कैंसर जैसी चीज से बाहर निकल के आना, सब चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि ड्यू वाला कंसर्न है, मे बी ही इज जस्ट टायर्ड टायर्ड. ही इज लाइक व्हाट 40 समथिंग, 41 42 की एज में. क्या होती है वो एज? उस टाइम तक ही सीन इट ऑल. एक इतने साल इतने बड़े नेशन का इतना सब अपने कंधे पे लेके चलना, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डन इनफ. आई थिंक अब उस बंदे को हमें छोड़ देना चाहिए. वी शुड गिव दैट स्पेस इन दैट रिस्पेक्ट टू हिम, कि वी शुड नॉट बी बार्जिंग इनटू हिम. और लेट्स सी, अब तो कह रहे हैं शायद पॉलिटिकल डेब्यू भी होने वाला है उनको, एमपी की सीट नहीं आ गया उनका कमेंट्स आ गए, नहीं भाई नहीं लड़ रहा मैं. चलो अच्छी बात है ये. आई डोंट थिंक सो ही शुड बी गेटिंग इनटू ऑल दैट नाउ. शुड सिट बैक मस्त एंड आदमी है इतना. Exactly, मस्ती करे, कर लिया जो कंट्रीब्यूट करना था, मस्ती करना बनता है. एंड ही इज डूइंग सम सोशल वर्क एज वेल. तो मेरे को लग रहा है मस्त है, करने तो जो बढ़िया कर रहा है बंदा. पंजाबी बंदे इस मामले में बढ़िया होते हैं. जब वो कह देना ना छेड़ो तो छेड़ना भी नहीं चाहिए. सीधी सी बात है. बट अगर ड्यूटी पे बुलाओगे अगर कोई, तो फिर अपना 101% ही देंगे. तो आई वुड से ही इज, नो वी शुड से कि ही इज लेजेंड युवराज सिंह बाय सम डिस्टेंस, है ना. तो वी शुड स्टार्ट एडिंग द वर्ड लेजेंड. तो बहुत बढ़िया लगा सर मेरे को तो आज का जो एनालिसिस है, एंड उम्मीद करते हैं लोगों को भी पसंद आएगा. तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि इसको, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो बाकी क्रिकेट एंथुसियास्ट के साथ. एंड कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या होएगी. हम डिस्क्रिप्शन में अपनी तरफ से जो हमें लगता है वो हम डाल देंगे, और देखते हैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी क्या लगता है कि आरसीबी इस बार टेबल पे किस नंबर पे रहेगी, और गुजरात टाइटंस भी आपको क्या लगता है इस बार टेबल पे कहाँ रहेगी. तो मैं चाहूँगा कि ये एक एक्टिविटी हो सकती है अच्छी सी, जस्ट बिफोर आईपीएल स्टार्ट्स, कि एक अगर हम सभी अपने वो बनाएं कि प्रेडिक्ट करें कि पूरा पॉइंट्स टेबल क्या रहने वाला है, या पॉइंट्स टेबल भी नहीं, इवेंचुअल लास्ट रिजल्ट्स क्या रहने वाले. अगर हम वो करें तो इट वुड बी अ वेरी फन एक्टिविटी, कि हम कितना दूर थे अपने एनालिसिस से ये पता चल जाएगा. तो ये है. तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू.